तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन नीट 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल चैप्टर अप, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोग ऑलरेडी साइटोलॉजी और सिस्टमैटिक्स नाम की 2 यूनिट्स का खात्मा कर चुके हैं। अब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नाम की यूनिट की ओर बढ़ चुके हैं, जहां पर हमें 2 चैप्टर्स की डीप स्टडी करनी है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म की बाहरी चीजों की डिस्कशन एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म्स को काट पीट कर देखेंगे कि उनकी लीफ में, उनकी स्टेम में, उनकी रूट में किस किस टाइप के सेल्स हैं और वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं। ये 2 चैप्टर यूजुअली स्टूडेंट्स को बहुत बोरिंग लगते हैं, बट ट्रस्ट मी मेरे भाई, अगर आप क्लास में पढ़ाई गई इंफॉर्मेशन को क्लास में समझ लेते हो, समझाना पूरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, याद कराना पूरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप क्लास में अटेंटिवली बैठ भी गए, मैं सच कह रहा हूं, ये दोनों चैप्टर्स आपको इतने ज्यादा मजेदार और इतने ज्यादा इजी लगेंगे कि आप एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के मार्क कर रहे होंगे फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ये मेरा प्रॉमिस है एंड यू नो मी वेरी वेल, आई ऑलवेज कीप माई प्रोमिसेस। बस मेरे भाई पूरे के पूरे फोकस के साथ, पूरे की पूरी अटेंशन के साथ इन सारे लेक्चर्स को देखते हुए चलना, जिससे कि आपको बिल्कुल भी बैकलॉग ना आए और आप चीजों को मिस ना कर रहे हो। मैं आपको जिस फॉर्मेट में रिवीजन का एक प्लानर दूंगा, उसी फॉर्मेट में अगर आप रिवीजन कर जाते हो, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बाहर के कंटेंट को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम वेलकम वेलकम, सुस्वागतम, सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू दिस सेशन। क्या बात है यार, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। चैट फ्रीज हो गई है भैया, आपकी चैट फ्रीज हो गई है, चैट फ्रीज हो गई है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। आखिरी मैसेज 2 मिनट पहले आया था। आइला, जादू को बुलाना पड़ेगा, अभी जादू बुलाता हूं, 1 सेकेंड। चैट फ्रीज, चैट फ्रीज। वैसे तो ये माउस हिला है, मुझे लगता है कि जो हमारे सर हैं उन्होंने इस प्रॉब्लम को भांप लिया है। फिर भी मैं एक बार कॉल करके अपने मन की तसल्ली कर लेता हूं, है ना। लेट्स जस्ट कॉल सर, जिससे कि इस प्रॉब्लम का निवारण हो सके, क्योंकि मुझे आपके प्यारे प्यारे मैसेज देखने हैं। सर एक बार चैट चेक करिए ना, फ्रीज हो गई। डन सर, डन, चल पड़ी सर, चल पड़ी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। आयला वापस सब देखा नहीं देगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जादू का जादू चल गया है दोस्त, सब कुछ सुनाई दिखाई दे रहा है। अगर आपको भी मैं सुनाई दिखाई दे रहा हूं तो एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए, या फिर तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। आज मुझे आपकी एनर्जी की बहुत जरूरत है और इस पूरे चैप्टर में आपकी एनर्जी की खूब ज्यादा जरूरत मुझे रहेगी। मैं आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। मैंने आपको ऑलरेडी एनोटेटेड एनसीईआरटी दे दी है, शायद आपको मिल गई होगी। जिन लोगों को नहीं मिली है, प्लीज आप नोटिफिकेशन बार चेक कर लीजिएगा। हमने अलग से एक कॉलम बना रखा है एनोटेटेड एनसीईआरटी का, वहां पर मॉर्फोलॉजी मैंने सुबह ही डलवा दी थी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो नई एनसीईआरटी में नहीं है। कई ऐसी चीजें हैं जो नई एनसीईआरटी में नहीं है, बट दे आर मेंशन्ड इन नीट सिलेबस, तो उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि एनटीए कैसे पेपर सेट करता है आपको अच्छे तरीके से पता है। एनटीए की मनमानी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हाथ खड़े कर सकते हैं, और मैं आपकी वो नौबत आने नहीं दूंगा। जो भी चीजें एनटीए के सिलेबस के अंदर मेंशन है, चाहे उन्होंने गलती से मेंशन कर दी हो, चाहे जानबूझ के मेंशन कर दी हो, मैं उस एक एक वर्ड को आपको पढ़ाने वाला हूं। तो यहां पर नई एनसीईआरटी में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगी सबसे पहले रूट की डिस्कशन, लेकिन रूट की यहां पर मॉडिफिकेशंस नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा आपको स्टेम, तो उसमें मेरे भाई स्टेम की मॉडिफिकेशंस नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे। और उसके अगला जो टॉपिक है वो है लीफ, लेकिन लीफ की मॉडिफिकेशन भी नई एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम पढ़ेंगे। और इसके बाद कुछ नई फैमिलीज आपके सिलेबस के अंदर ऐड हुई थी। एक फैमिली है जो आपके सिलेबस से हटा दी गई है, लेकिन उसके बदले में कुछ नई फैमिलीज जो हैं वो आपके सिलेबस में ऐड कर दी गई हैं। जैसे भिंडी की फैमिली है मालवेसी, आपके सनफ्लावर की फैमिली है जो कि है आपकी एस्टेरेसी, आपके गेहूं की फैमिली है, पोआ पोआ बोल के याद किया था चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में, याद है ना, पोएसी। मेरे भाई ये सारी की सारी जो फैमिली हैं आपके सिलेबस में ऐड कर दी गई हैं। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि गुरुजी एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, गुरुजी आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन एनसीईआरटी
एज वेल एज इन नीट सिलेबस। पुरानी एनसीईआरटी में है और नीट के सिलेबस में है। मैंने जो एनोटेटेड एनसीईआरटी दी है आपको, वहां मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम लीफ आपको सब मिल जाएगा। और मैं क्लास में भी इस एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे नोट्स मोर देन सफिशिएंट हैं। ये जो नई फैमिली है, इनमें मैं आपको पंच का पीडीएफ दे दूंगा, पंच के क्वेश्चंस दे दूंगा, और इनको भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, इनकी बकायदा रीडिंग कराऊंगा। तो आप अगर क्लास के नोट्स को फॉलो कर लेते हो, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं आपको यह बताना चाह रहा था, ठीक है। जो भी चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी अदर देन न्यू एनसीईआरटी, वो सारी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। करेक्ट है। इसमें किसी को इस पूरे चैप्टर में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बीच में कोई अलग से मैसेज पॉपअप ना हो जाए, कोई अलग से कमेंट ना आ जाए, कोई अलग से जो है किसी का डाउट ना आ जाए कि सर आप मॉडिफिकेशंस क्यों पढ़ा रहे हैं, सर आप नई फैमिलीज क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं आपको पहले ही क्लैरिटी के साथ बता चुका हूं कि ये सारी चीजें पढ़ना जरूरी है, बिकॉज दे आर मेंशन्ड इन द एनटीए सिलेबस। इसका मतलब यह है कि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बनेगा यहां से क्वेश्चन, क्योंकि पिछले 2 साल से जब से सिलेबस में चेंज आया है, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन नहीं आए हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि क्वेश्चन बन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जूलॉजी की बात करें, तो जूलॉजी में जो एनिमल टिश्यूज है वो तो नई एनसीईआरटी से गायब कर दिए, है ना। जो कॉकरोच है वो तो नई एनसीईआरटी से गायब कर दिया, सिर्फ फ्रॉग है। लेकिन कॉकरोच से भी सवाल आया और एनिमल टिश्यू से भी सवाल आया। इसका मतलब कुछ ऐसे आपके टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल उठते हैं, सवाल बनते हैं। तो ये उन्हीं टॉपिक्स में से एक है, राइट। यहां से सवाल बन सकता है, तो हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। बाबूराव की तरह एकदम रिस्क फ्री लाइफ जिएंगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, उसमें कोई भी बुराई नहीं होती, कोई भी कमी नहीं होती। क्या हम लोग मेरे भाई आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम लोग हमारी आज के डिस्कशन को स्टार्ट कर सकते हैं और मॉर्फोलॉजी नाम के इस चैप्टर को, इस पहाड़ को तोड़ने के लिए अपना पहला हथौड़ा, अपना पहला वार जो है वो कर सकते हैं? इफ यस, एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश और कर दी जाए मेरे भाई, जिससे आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंचे और मैं आपको बता सकूं मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन। खोपड़ी पे लगाइए नारियल का तेल और घुस जाइए इस नाम के अंदर। नाम क्या है? नाम है मॉर्फोलॉजी। ये जो लॉजी शब्द है कहीं देखेला लगता है? यस सर, आपने पहले दिन पर ही दिखाया था। बायोलॉजी में भी ये लॉजी शब्द आता है। एजी ओजी लॉजी सुनोजी, उसमें भी लॉजी आता है, पर वो अलग लॉजी है। ये जो मॉर्फोलॉजी, बायोलॉजी, इकोलॉजी, ये जो सारे के सारे लॉजी हैं, इसका मतलब होता है स्टडी, इसका मतलब होता है पढ़ाई करना, इसका मतलब होता है जानना, जानकारी जुटाना। तो हम यहां पर किसके बारे में जानकारी जुटाएंगे? हम यहां पर जानकारी जुटाएंगे मॉर्फो के बारे में, यानी एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। हम यहां पर जानेंगे एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, यानी एक प्लांट में किस प्रकार के प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से थे? फल और फूल आपको सिर्फ एक ही प्रकार के प्लांट में देखने को मिलते हैं। कौन थे वो प्लांट जिनमें फल और फूल देखने को मिलता है? गुरुजी, इन्हें हम एंजियोस्पर्म कह रहे थे, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स कह रहे थे। तो मेरे दोस्त, आपको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की डिस्कशन करनी है। आपको यहां सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स की डिस्कशन करनी है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स की आप क्या देखेंगे? मॉर्फोलॉजी देखेंगे, यानी एक्सटर्नल फीचर्स, इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में आप जानकारी जुटा रहे होंगे। ऐसी सारी की सारी चीजें जो बिना किसी पेड़ को काटे पीटे सिर्फ बाहर से ही ऑब्जर्व करी जा सकती हैं, इन्हें हम एक्सटर्नल फीचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझ लीजिए मेरे सामने एक पौधा है ना, जो कि एंजियोस्पर्म है। छोटा सा पौधा है, उस पर फूल उगा हुआ है, वो एक एंजियोस्पर्म है। मैं उस पौधे को जड़ से उखाड़ूंगा और जो जो चीजें मुझे बाहर से दिख जाएंगी बिना इस पौधे को काटे हुए, उन सारी चीजों को मैं मॉर्फोलॉजी में पढ़ूंगा। अगर मैंने एक पौधे को जड़ से उखाड़ दिया है, तो मुझे उसकी जड़ भी दिखाई दे रही है, मुझे उसकी हरी भरी स्टेम भी दिखाई दे रही है, मुझे उसे हरी भरी पत्तियां भी दिखाई दे रही हैं। अगर उस पर कोई फूल है तो मुझे फूल भी दिखाई दे रहा है। अगर उस छोटे से पौधे पे कोई छोटा मोटा फल है तो मुझे वो फल भी दिखाई दे रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली आप यहां एक्सटर्नल फीचर्स में किन किन चीजों की स्टडी करते हैं मेरे भाई? आप यहां पर वेजिटेटिव चीजों की भी स्टडी कर सकते हैं। यू कैन स्टडी द वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स। अब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो कहां पाए जाते हैं? सर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है पाए जाते हैं कहां पर? आपके फूल के अंदर। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन से हुए? वेजिटेटिव पार्ट हो गए गुरुजी रूट, गुरुजी स्टेम एंड गुरुजी लीव्स। ये सारे क्या हो गए? ये सारे वेजिटेटिव पार्ट हो गए, जो प्लांट में लगभग शुरुआत से ही देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, तो ये भी तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। यस गुरुजी, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपके कहां पर पाए जाते हैं? एंड्रोशम, गाइनोशम कहां पर पाए जाते हैं? गुरुजी, ये फ्लावर में पाए जाते हैं,
फूलों में पाए जाते हैं। तो आप फूलों की भी स्टडी करेंगे। यानी हमारा आज का जो लेक्चर है इसमें हम रूट पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में स्टेम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लीफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम फ्लावर पढ़ेंगे एंड देन मेरे भाई उसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट एंड सीड के बारे में। ये भी हम यहां पर पढ़ते हैं। तो फ्रूट और सीड जो है मेरे भाई, आराम से सुनिएगा मेरी बात को, गौर से सुनिएगा। क्या ये जो फ्रूट और सीड है, क्या इन्हें हम प्यार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स कह सकते हैं? मैंने आपको बताया जब प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो फीमेल में जो ओव्यूल था ये आगे चल के क्या बन जाता है सर, ये सीड बन जाता है। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सीड बना एक प्रोडक्ट के तौर पे। एंड जो ओवरी है ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है सर? ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, यानी फ्रूट भी एज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बना। तो क्या ये जो फ्रूट है, क्या ये जो सीड है, ये दोनों आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनते हैं? बिल्कुल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनते हैं। तो इनको आप क्या कह सकते हैं? दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेरे भाई उसके बाद क्या बनेंगे? फ्रूट और सीड बनेंगे। ओव्यूल से आपका सीड बन जाएगा, ओवरी से फ्रूट बन जाएगा। इसका मतलब ये भी ना कहीं रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड आपकी चीजें हैं। तो आप वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। मैंने मोटा मोटा आपको यहां पर एक ओवरव्यू दिया है कि आप इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। पहला लेक्चर रूट का, यानी आज वाला लेक्चर यहां रूट की बात करेंगे, फिर स्टेम का लेक्चर, फिर पत्ती का लेक्चर, फिर फ्लावर का लेक्चर, फिर फ्रूट का लेक्चर, फिर सीड का लेक्चर, फिर कुछ फैमिलीज पढ़ेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा फ्लो है। अगर मैं आपको बताऊं एंजियोस्पर्म के बारे में, तो एंजियोस्पर्म के कुछ खास फीचर्स होते हैं। एंजियोस्पर्म के पास कुछ खास फीचर होते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही पाई जाती हैं, कहीं और नहीं। इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। क्या आप इनमें से 2 स्पेशल फीचर्स बता सकते हैं? मेरे दोस्त, मैं आपको 2 स्पेशल फीचर शुरू से ही बताता आ रहा हूं कि कोई भी दुनिया का एंजियोस्पर्म है उसको आप बाकी प्लांट से अलग कैसे देख पाएंगे? भैया एंजियोस्पर्म्स जो है इन्हें फ्लावरिंग प्लांट कहा गया है, यानी इनमें फूल होगा, और दूसरा इनमें फ्रूट बनते हैं तो यहां फल होगा। तो पहली चीज यह है कि यहां पर आपका फ्लावर प्रेजेंट है, इसीलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट कहा गया। तो पहली चीज क्या है? यहां पर फ्लावर प्रेजेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे भाई? यहां पर आपका फ्रूट प्रेजेंट है, फल प्रेजेंट है, फूल प्रेजेंट है। और आप तो मेरे भाई 12वीं पास बच्चे हो, एक और चीज बता दो जो आपके एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होती है, जो कि बहुत स्पेशल है, एंजियोस्पर्म्स में ही होती है और कहीं नहीं होती। क्या इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं? यस, कुछ बच्चों ने लिखा भी है, वेरी वेल डन। इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यानी यहां 2 प्रकार की फर्टिलाइजेशन होती है, 2 चीजें बनती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जाइगोट भी बनता है और मेरे भाई आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बनता है। यानी आप जाइगोट से एम्ब्रियो बना सकते हो और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बना सकते हो। खाने पीने का मटेरियल भी चाहिए ना, तो यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ये 3 ऐसे फीचर हैं जो सबसे ज्यादा स्पेशल हैं, सबसे ज्यादा पेक्यूलियर हैं फॉर योर एंजियोस्पर्म्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया मेरे भाई? इस चैप्टर में हमने नाम को डिकोड किया। चैप्टर के नाम में घुस गए हम लोग खोपड़ी पे चमेली का तेल लगा करके। चैप्टर का नाम था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म, जो कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड प्लांट्स हैं। क्योंकि हमने देखा सबसे कम डेवलप्ड या सबसे सिंपल जो प्लांट्स हैं उनका नाम था एल्गी। एल्गी से ज्यादा एडवांस है ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से ज्यादा एडवांस है टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से ज्यादा एडवांस है जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म से भी ज्यादा एडवांस है एंजियोस्पर्म, जहां पर आपको कवर्ड सीड देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां फ्रूट मौजूद है। हम कल ही जिम्नोस्पर्म पढ़ के हटे हैं और मैंने आपको बताया था कि जिम्नो का मतलब होता है नेकेड यानी नंगा पुंगा, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड है इनके ऊपर कोई फ्रूट नहीं है। सीड कोट था, एक सवाल कराया था मैंने उसके ऊपर, सीड कोट पाया जाता है लेकिन फ्रूट नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म में सीड नंगा पुंगा क्यों है? फ्रूट की कमी की वजह से। यहां कोई कमी नहीं है, यहां सीड के ऊपर फ्रूट पाया जा रहा है। इन्हें फ्लावरिंग प्लांट कहा गया, यानी यहां फूल भी पाया जा रहा है। एंड यहां डबल फर्टिलाइजेशन नाम का एक प्रोसेस भी होता है। और मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? मॉर्फो मतलब एक्सटर्नल चीजों की स्टडी आप कर रहे हो, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जो भी चीजें आपको एक पेड़ में, एक एंजियोस्पर्म में बाहर से दिख जाती हैं, उन सारी चीजों की स्टडी आप इस चैप्टर में करोगे। मैंने एक पेड़ को या एक पौधे को जो कि एंजियोस्पर्म है उसे जड़ से उखाड़ लिया, मुझे उसकी रूट भी दिखाई दे रही है, उसकी स्टेम भी दिखाई दे रही है, उसकी लीफ भी दिखाई दे रही है, उसका फल भी दिखाई दे रहा है, उसका फूल भी दिखाई दे रहा है, उसका सीड भी हो सकता है मुझे जरा सा
फल को खोलने पर दिखाई दे जाए, इन सारी चीजों की स्टडी मैं करूंगा। सिर्फ बाहर बाहर से, अंदर से नहीं। मैं एनाटॉमी नहीं पढ़ रहा, मैं बाहर बाहर से इन चीजों की स्टडी करूंगा। इसे मैं कहता हूं मॉर्फोलॉजी। अब मेरे दोस्त आराम से मेरी बात सुनना। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू कन्वे। मॉर्फोलॉजी में आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हो, लेकिन ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स बदल भी तो सकते हैं। समझ लीजिए, ये आपका एक पौधा है, ये आपका एक पौधा है। इस पौधे पर यहां पर पत्ती थी और यहां पर एक बड सा लगा हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो आपका पौधा है, अब क्या हुआ, ये जो आपका पौधा है, इसमें बाकी चीजें एज इट इज रही, इसमें बाकी चीजें जो हैं ये एज इट इज रही। लेकिन मेरे भाई, ये जो आपका यहां पर बड था, ये आगे चल के क्या बन गया, कांटा बन गया, थॉर्न बन गया। अब यहां पर क्या हुआ, देयर इज अ बिट ऑफ मॉडिफिकेशन। इसे हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। इस पौधे ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। इसे लग रहा है कि मुझे बड की तो उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अभी कांटे की जरूरत है। तो यहां पर क्या था, यहां पर आपका एक स्ट्रक्चर था जिसे आप बड कह रहे हैं, लेकिन यहां पर यह बड मॉडिफाई होकर के क्या बन गया, थॉर्न बन गया, कांटा बन गया। इसका मतलब आप यहां कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन हुई है, राइट। आप यहां कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन हुई है या अडेप्टेशन हुई है। तो मेरे भाई, यहां पर एक बड था, अब वो कांटा बन गया है। तो क्या इस बड का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्या इस बड की शक्ल बदल गई? पहले ये गोल मटोल सा था सर, और अब ये पतला लंबा कांटे जैसा हो गया। क्या इसकी भी शक्ल बदल गई है? यस गुरुजी, बदल गई है। तो क्या इसकी भी मॉर्फोलॉजी बदल गई है? बिल्कुल बदल गई है। तो क्या आप इस अडेप्टेशन को भी मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे, जहां किसी ऑर्गन की शक्ल बदल सकती है? लीफ मॉडिफाई होकर कुछ और बना सकता है, स्टेम मॉडिफाई होकर कुछ और बना सकता है, रूट मॉडिफाई होकर कुछ और बना सकता है। तो क्या इन मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस की, एडेप्टेशंस की स्टडी भी आप मॉर्फोलॉजी में करेंगे? बिल्कुल करेंगे गुरुजी, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पर आप एक छोटा सा नोट बना सकते हैं, 5 रुपए का नोट बना लीजिए और लिख डालिए, along with study of external characters, morphology also deals with study of modifications or adaptations of various plant parts, प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ये मॉडिफाई हो सकते हैं, ये अपने आप को चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इन परिवर्तन की भी स्टडी आप कहां करते हैं, मॉर्फोलॉजी में करते हैं। यानी अगर मैं इस पूरी की पूरी स्लाइड को सिर्फ 2 लाइंस के अंदर कंसोलिडेट कर दूं, तो वो ये बात है कि मॉर्फोलॉजी में आप, यहां पर इस चैप्टर का नाम क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो आप फ्लावरिंग प्लांट के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हो, और उन एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन आ रही हैं, तो आप उनकी भी स्टडी कर रहे हो। बस इतनी सी बात है, ये सबको चमकनी चाहिए। यहां तक की बात सबके पल्ले पड़ी या नहीं, एक बार तारा रारा लिख करके बता दीजिए, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। और अब मैं आपको एक खूबसूरत सा एंजियोस्पर्म बना करके सारी की सारी बातें समझा सकूं। अगर मैं एक एंजियोस्पर्म बना दूंगा, सारी भसड़ ही क्लियर हो जाएगी। ओवरऑल आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, है ना। यहां तक की जनरल बातें हैं कि हम भैया रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, इनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक एक करके जब एक एक चीज को खोलेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा आपने क्या क्या पढ़ा है। सो दिस इज द जनरल स्लाइड, एनसीईआरटी में लिखी है, तो पढ़ना जरूरी था, ठीक है। अब मैं आपको एक पौधा बनाकर दिखा देता हूं। अब चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो मैं जो बना रहा हूं वो फ्लावरिंग प्लांट ही है बाय डिफॉल्ट। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने जमीन बना दी, यहां पर मैंने क्या किया, जमीन बना दी। क्योंकि पौधा जो उगेगा या कोई पेड़ जो उगेगा वो तो जमीन पे ही उगेगा ना। आपने क्या किया, एक बीज को जमीन में बोया, और वो जो आपका बीज है ये आपका उग जाएगा और पूरा का पूरा प्लांट बना देगा। तो यहां पर समझ लीजिए आपने एक बीज बो दिया था, आपने समझ लीजिए यहां पर एक बीज बो दिया था। अब मेरे भाई, इस बीज के 2 पार्ट होते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं। इस बीज के 2 पार्ट होते हैं, आर फॉर रेडिकल, जिससे आर फॉर रूट निकलती है,
और P फॉर प्लूम्यूल जिससे शूट निकलती है। तो इस सीड के दो मेजर पार्ट हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल। R फॉर रेडिकल से रूट निकलेगी, तो दूसरा जो पार्ट है प्लूम्यूल उससे शूट निकल जाएगी। तो सबसे पहले मैं रूट की बात कर लेता हूं। यहां पर आपकी एक रूट निकली, समझ लीजिए लंबी सी रूट निकली, टॉय 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 टॉय, जमीन के अंदर गड़ी हुई लंबी सी रूट। बताओ भैया ये कैसी रूट है? कल ही बताया था जिम्नोस्पर्म पढ़ाते टाइम। भैया अगर रेडिकल से रूट निकल रही है और वो जमीन के अंदर जाती ही जा रही है, जाती ही जा रही है, तो क्या हम इसको टैप रूट कहेंगे? लंबे पेड़ों के लिए क्या ये टैप रूट बहुत इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको सिकोआ गाइगेंटिका में बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है जिसमें टैप रूट पाई जाती है, क्योंकि उसकी रूट भी अंदर तक जमी हुई गड़ी हुई होनी चाहिए। एंड मेरे भाई यहां पर ये बहुत डेप्थ में तो जाएगी ही, लेकिन अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करती है? ब्रांचेस भी बनाती है। तो यहां पर आपके ब्रांचेस भी बनाएगी जिससे इसकी साइड में भी होल या ग्रिप जो है बहुत मजबूत रह सके। यहां पर ये जो ब्रांचेस हैं इनकी फर्दर और भी ब्रांचेस बन सकती हैं और पूरा का पूरा क्या तैयार हो जाता है? रूट सिस्टम तैयार हो जाता है। ये जो बीच वाली मेन रूट है, ये वाली रूट और इसकी ब्रांचेस मिलकर के पूरा का पूरा रूट सिस्टम तैयार कर लेती हैं। ये है आपकी रूट, करेक्ट। अब ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका क्या कहलाएगा? शूट कहलाएगा। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम कह देंगे शूट। इसको हम कह देंगे शूट। ठीक है जी, एकदम करेक्ट है गुरुजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम क्या कह डालेंगे? शूट कह डालेंगे। ठीक है। अब ये जो शूट है, यहां कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से आपकी पत्तियां अराइज हो सकती हैं। इन पॉइंट्स को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? प्यार से क्या कोई बताएगा चैट सेक्शन में? सर इन पत्तियों को आप, इन पॉइंट्स को सॉरी आप कह रहे होते हैं नोड्स। इन पॉइंट्स को आप कह रहे होते हो नोड्स। और इन नोड्स से क्या निकल रही होती हैं? पत्तियां निकल रही होती हैं। तो इस नोड से मैंने पत्ती निकाल दी, इस नोड से मैंने पत्ती निकाल दी, इस नोड से भी 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 मैंने पत्ती निकाल दी। और सबसे ऊपर वाला जो आपका ये नोड है, यहां से मैंने क्या निकाल दिया? यहां से मैंने लेट से एक फूल निकाल दिया, एक प्यारा सा फूल निकाल दिया। फूल की भी स्टडी करनी है, फ्लावरिंग प्लांट है, तो यहां से मैंने एक फूल निकाल दिया। तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट हो गया। यहां पर इसी पॉइंट से आप एक फल भी निकाल सकते हो और आप उसके अंदर बीज भी दिखा सकते हो कि भैया फ्रूट एंड सीड भी आपने दिखा दिया है। तो रूट दिखा दी, स्टेम दिखा दी, लीफ दिखा दी, फ्लावर दिखा दिया, फ्रूट दिखा दिया, उसके अंदर सीड दिखा दिया। क्या ये आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर है? क्या ये आपका कंप्लीट प्रॉपर स्ट्रक्चर है? बिल्कुल सर, अभी तक का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ठीक ठाक सा ही नजर आ रहा है, हमें ये बात समझ में आ गई। अब मैं कह रहा हूं दिस लेवल दैट यू आर लुकिंग ओवर हियर, दिस लेवल कैन बी कॉल्ड एज ग्राउंड लेवल। क्या ये आपका जमीनी लेवल है? यस सर, ये जो लेवल है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग ग्राउंड लेवल कह सकते हैं। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो ग्राउंड लेवल है इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है, ये जो ग्राउंड लेवल है इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है मेरे भाई, इसको क्या कहा जाता है? इस ऊपर के पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं। ये जो जमीन के ऊपर का पूरा पार्ट है इसको हम लोगों ने क्या कह डाला? शूट सिस्टम कह डाला। और ये आपका ग्राउंड के नीचे वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, यहां आपको रूट देखने को मिल रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। तो शूट सिस्टम हो गया ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट और रूट सिस्टम हो गया ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट। अब इन्हीं के बारे में कुछ और चीजें हम लोग नोट कर लेते हैं जो कि बहुत ही लॉजिकल है। आराम से देखिएगा, ये जो रूट है, आर फॉर रूट, क्या ये अराइज होगी फ्रॉम रेडिकल ऑफ सीड? है ना, इट अराइज फ्रॉम रेडिकल ऑफ सीड। आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल से निकलती है, अराइज फ्रॉम रेडिकल ऑफ सीड। आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल से अराइज होती है। क्या ये ग्राउंड के अंदर वाला पार्ट है? तो क्या इसको अंडरग्राउंड पार्ट कह सकते हैं? रूट यूजुअली आपको ज्यादातर केसेस में जमीन के अंदर ही घुसती हुई दिखाई देगी, तो इसको क्या कहा जाता है? अंडरग्राउंड पार्ट कहा जाता है। अब ये जमीन जो है उसके नीचे जा रही है, रूट है ना, जमीन के अंदर घुसी जा रही है, तो इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। जियो का मतलब होता है अर्थ, जैसे ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है जहां आप अर्थ की स्टडी करते हैं, तो ये अर्थ की तरफ जा रही है, धरती के अंदर गड़ी हुई जा रही है, धरती की तरफ जा रही है, तो इसे क्या कहेंगे? पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। इसे क्या कहेंगे? पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। इसे पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक कहेंगे रूट सिस्टम को। धरती की तरफ जा रही है, टुवर्ड ग्राउंड जा रही है।
और मेरे दोस्त ये सूरज से अपोजिट दिशा में जा रही है, नीचे की साइड ग्रो कर रही है ना, तो सूरज आपका ऊपर की साइड होता है, ये सूरज से दूर जा रही है, सूरज से उल्टी दिशा में जा रही है, तो इसको क्या कह देंगे, इसको कह देंगे गुरुजी नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। फोटो माने सनलाइट, तो फोटो से यानी सनलाइट से ये उल्टी दिशा में जा रही है, तो मेरे भाई यहां पर नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक है ये, और पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है, धरती के अंदर गड़ी हुई जा रही है। और यही सारी बातें अगर आप शूट सिस्टम के लिए कहना चाहें तो भी आप कह सकते हैं। भैया शूट सिस्टम जो है, अगर रेडिकल से अराइज हो रहा है रूट सिस्टम, तो प्लूम्यूल से अराइज होगा शूट सिस्टम। इट अराइज फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ सीड, फ्रॉम प्लूम्यूल फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ सीड। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी। ये अंडरग्राउंड पार्ट था रूट सिस्टम, ये जो स्टेम है यूजुअली ग्राउंड के ऊपर देखने को मिलेगी, तो इट इज अपर ग्राउंड पार्ट, इट इज अपर ग्राउंड पार्ट, ये अपर ग्राउंड पार्ट है। ये सूरज की तरफ उग रहा है, सूरज भी ऊपर होता है, स्टेम भी ऊपर की तरफ उग रही है, तो इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। एंड मेरे दोस्त ये धरती से अपोजिट जा रहा है, स्टेम ऊपर की साइड उग रही है, धरती की तरफ नहीं, तो इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉफिक, इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। करेक्ट, एकदम करेक्ट है सर। इतनी बातें हमको पता है क्योंकि बहुत जनरल बातें हैं, मैंने यहां पर कोई जो है बहुत भयंकर कॉन्सेप्ट अभी तक आपको नहीं सिखाया है। अब अगर मैं आपको यहां पर इनके नाम बता दूं, तो ये जो आपका पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नोड। ये जो पॉइंट है इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नोड। और दो जो सबसे पास वाले नोड है, इनके बीच के स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी दो नोड पकड़ लो सबसे पास वाले, इनके बीच के स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर नोड। इंटर यानी बीच में, किसके बीच का स्पेस है, ये नोड के बीच का स्पेस है, तो क्या इसे इंटर नोड कह देंगे। यस गुरुजी, इसको इंटर नोड कह देंगे, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हमको नहीं है। अब मेरे भाई ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो पत्ता, इस पत्ते की एक्सिल पे, इस पत्ते पे आप एक इमेजिनरी एक्सिस बना दो। यह पत्ता है, इस पॉइंट से उग रहा है, यहां एक इमेजिनरी एक्सिस बना दो। इस एक्सिस पे जो बड पाया जा रहा है, इस एक्सिस पे जो बड पाया जा रहा है, इस एक्सिस पे जो बड पाया जा रहा है, इस एक्सिस पे जो बड पाया जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड कहते हैं। एक्सिलरी के नाम में ही एक्सिस है, यानी जहां से आपका ये पत्ता उगता है, यहां आपका एक बड देखने को मिलता है आपको। इस बड को क्या कहा जाता है, एक्सिलरी बड। ये जो आपका यहां पर बड देखने को मिला, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड, क्या ये एक्सिलरी बड एक्सिस शब्द को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, तो आप कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट एट एक्सिल ऑफ लीव। जहां से आपकी पत्ती अराइज हो रही है, उसकी एक्सिल पे आपको देखने को मिल रहा है क्या, एक्सिलरी बड। मुझे एक बात बता दो मेरे भाई, क्या ये जो आपको पौधा दिखाई दे रहा है, क्या यहां पर ये जो आपको एंजियोस्पर्म दिखाई दे रहा है, क्या इसमें एक से ज्यादा एक्सिलरी बड है? यस सर, यहां से भी पत्ता निकल रहा है, यहां भी इसके एक्सिल पे बड, यहां पत्ता निकल रहा है इसके एक्सिल पे बड, यहां पत्ता निकला इसके एक्सिल पे बड, यहां पत्ता निकला एक्सिल पे बड, यहां पत्ता निकला एक्सिल पे बड। ये जो एक्सिलरी बड है, दे आर मल्टीपल इन नंबर्स, दे आर मल्टीपल इन नंबर्स। अब एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ये जो आपके एक्सिलरी बड्स हैं, दे आर मल्टीपल इन नंबर्स, यानी दे आर मैनी, मल्टीपल इन नंबर्स, दे आर मैनी। जबकि ये जो टॉप पे बड आपको देखने को मिल रहा है, ये जो टॉप का बड है, जो सबसे ऊपर पाया जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एपिकल बड। अपेक्स पे पाया जा रहा है ना, एपेक्स मतलब टॉप पे, इसे एपिकल बड कहा जाता है। या ये पूरे प्लांट के टर्मिनल पार्ट पे पाया जा रहा है, तो इसे टर्मिनल बड भी कहा जाता है, सबसे अलग पाया जा रहा है। तो क्या ये यूजुअली आपका सिंगल ही होगा? बिल्कुल होगा सर, ये सिंगल होगा, तुम्हारी मेरी तरह ये भी सिंगल होगा मेरे भाई, इसे हम एपिकल बड कहते हैं। अब समझ लो, मैं एक प्लांट हूं और मुझे अपनी रक्षा करनी है, मुझे खूब सारे कांटे बनाने हैं, है ना, क्योंकि मैं जब भी अपने ग्रोथ कर रहा होता हूं, मैं जब भी अपने आप को बड़ा कर रहा होता हूं, फैला रहा होता हूं, कोई ना कोई गाय भैंस आके चढ़ जाती है मुझे, तो मैं दोबारा से छोटा हो जाता हूं। अब मुझे गाय भैंसों से अपनी प्रोटेक्शन करनी है, मैं चाहता हूं कि ये जो ग्रेजिंग हर्बीवोर्स हैं, जो चरने वाले हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, ये मुझे ना खाएं, तो मैं अपने ऊपर कांटे बनाना चाहता हूं। बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसको कांटे में कन्वर्ट करूंगा या इन सब एक्सिलरी बर्ड्स को कांटे में कन्वर्ट करूंगा? अगर मैं एपिकल बर्ड को कांटे में कन्वर्ट करूंगा, सिर्फ मेरे सर पे एक कांटा रखा हुआ है, नीचे से मुझे गाय भैंसे बकरी कुतर के चली गई,
तो कोई फायदा नहीं हुआ, कांटा बना फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं अपने सारे के सारे एक्सिलरी बड्स को कांटों में कन्वर्ट कर दूं तो एक्सिलरी बड मेरे पास बहुत सारे हैं, जहां जहां से पत्ता उग रहा है वहां वहां मैं कांटा बनाऊंगा तो हजारों कांटे मैं बना सकता हूं और मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूं। तो अगर मेरे भाई मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए कांटे बनाने हैं तो मैं कौन से बड से कांटे बनाऊंगा, एक्सिलरी से या एपिकल से? सर एक्सिलरी से। अब यह बात क्या मैं रटवाऊं आपको? अब एनसीईआरटी देखकर कई बच्चे सोचते हैं कि सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑप्शन दिखते हैं। भाई लॉजिक लगाओ। सिमिलरली समझ लीजिए मैं एक प्लांट हूं जिसको सपोर्ट चाहिए, तो मैं टेंड्रिल बनाना चाहता हूं, मैं बेल बनाना चाहता हूं। अब मैं क्या एक ही बेल बनाऊं, टर्मिनल बड से एक ही बेल बनाऊं, या मैं 5 10 20 बेल बनाऊं और अलग अलग जगह पर सपोर्ट के लिए जो है अपने हाथ पैर फैला दूं? भैया मैं अलग अलग बेल बनाऊंगा, कोई नीचे से बेल निकलेगी, कोई मीडियम पार्ट से निकलेगी, कोई आपका अपर पार्ट से निकलेगी, और मैं ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट ले पाऊंगा। तो अगर मुझे अपनी प्रोटेक्शन करनी है तो भी मेरे भाई मैं क्या कर रहा हूं, एक्सिलरी बड्स को थॉर्न्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, कांटों में कन्वर्ट कर रहा हूं। और अगर मुझे सपोर्ट चाहिए तो मैं एक्सिलरी बड को ही टेंड्रिल में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ये गेम जो है लॉजिक का है पूरा का पूरा। तो एक्सिलरी बड जो है ये मल्टीपल है नंबर में, एपिकल बड जो है ये आपका सिंगल है। इसीलिए जब भी आपको कांटा बनाना है या जब भी आपको टेंड्रिल बनाना है आप कोशिश करोगे कि एक्सिलरी बड को कांटे या टेंड्रिल में कन्वर्ट करो। दिस इज प्योर लॉजिक। ठीक है। अब मेरे भाई यहां पर आपको और क्या देखने को मिल रहा है, ये आपकी रूट है। रूट की पूरी स्टडी कर लेते हैं सबसे पहले। ये जो रूट है इसे कहते हैं प्राइमरी रूट, जो सीधा रेडिकल से निकल रही है ना, ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम रेडिकल। सीड का जो रेडिकल था उससे पहली जो मेन रूट आई इसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं, ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम रेडिकल, फ्रॉम रेडिकल। ठीक है जी, एकदम ठीक है। उसके बाद इसकी ब्रांचिंग हुई तो इसको क्या बनाने को मिला, सेकेंडरी रूट बनाने को मिली। एंड इस सेकेंडरी रूट की भी ब्रांचिंग हुई तो इसको क्या बनाने को मिली, टर्शरी रूट बनाने को मिली। तो इस सेकेंडरी और टर्शरी रूट जो है इन्हें आप क्या कह सकते हो, ब्रांचेज ऑफ प्राइमरी रूट, ब्रांचेज ऑफ प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट की ब्रांचिंग हुई तो इसने सेकेंडरी टर्शरी रूट बना ली। अब इस पूरी की पूरी को मिला जुलाकर, चाहे प्राइमरी रूट हो, चाहे सेकेंडरी रूट हो, चाहे आपकी टर्शरी रूट हो, इस पूरी को मिलाकर ये जो जमीन के नीचे पूरा का पूरा पार्ट दिख रहा है, इस पूरी को मिलाकर मैंने क्या कह डाला, इसको मैंने कह डाला टैप रूट सिस्टम। इसमें मेन होती है प्राइमरी रूट, लेकिन इसके आजू बाजू से निकलने वाली ये जो ब्रांचेज हैं इनको भी आप कंसिडर करोगे और आप कहोगे आपने क्या बना लिया, पूरा का पूरा टैप रूट सिस्टम बना लिया। ये एक टाइप का रूट सिस्टम है जो आप अगली स्लाइड में और डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ये आपका टैप रूट सिस्टम है जो जमीन के नीचे देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड आपको देखने को मिली स्टेम यानी शूट, स्टेम यानी शूट। तो यहां पर मेरे भाई आपने स्टेम का नाम लिख लिया। ये क्या है, हरी भरी आपकी स्टेम है। स्टेम की खास बात क्या है, ये जमीन के ऊपर ग्रो करती है मेरे भाई यूजुअली। और जब भी कोई पौधा आप उगा रहे होते हो तो सबसे पहले उसकी स्टेम हरी भरी होती है। समझ लीजिए आपने आम की एक गुठली ली, उसको जमीन में डाला, ऊपर पानी जो है आपने दिया, तो वो जब गुठली आपकी कन्वर्ट हो जाएगी एक प्लांटलेट में, तो इनिशियली उसकी जो स्टेम है, पत्तियां हैं, सब कुछ हरी भरी होंगी। बाद में जब वो प्लांट बड़ा हो जाएगा, एक पेड़ बन जाएगा, फुल फ्लेजेड पेड़ बन जाएगा, तो उसका तना जो है, उसकी स्टेम जो है कैसी हो जाती है सर, ब्राउन हो जाती है, डार्क ब्राउन हो जाती है, वुडी हो जाती है, लकड़ी की बन जाती है। लेकिन जब कोई पौधा बहुत छोटा होता है तो पूरा का पूरा ही हरा भरा होता है। तो ये स्टेम जो है, अगर आप इसको देखें अर्ली, अगर आप देखें इसको अर्ली, तो ये कैसी होती है, हरी भरी होती है। लेकिन अगर आप इसको देखें लेट, बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, तो ये कैसी हो जाती है, डार्क ब्राउन हो जाती है। और डार्क ब्राउन होने के साथ साथ मेरे भाई ये कैसी हो जाती है, वुडी हो जाती है, यानी इसमें लकड़ी भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ये बात हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, करेक्ट। अब देखो मेरे भाई एक और बात, यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसको हम कहते हैं मिस्टर पत्ता। ये जो पत्ता है इसको प्यार से अंग्रेजी भाषा में कहते हैं लीफ। अब ये जो लीफ है इसकी कुछ बेसिक बेसिक बातें बताइए मुझे। क्या ये लीफ जो है हमारे पेपर की तरह पतला होता है? कल मैंने आपको एक पेपर दिखाया था। क्या भैया लीफ जो है वो भी चौड़ी होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, ऐसी फ्लैट सी होती है? क्या वो भी आपकी हाई सरफेस एरिया वाली चीज है, फ्लैट सी होती है, हरे कलर की होती है? और ग्रीन का मतलब क्या होता है बायोलॉजी में, इट कैन शो फोटोसिंथेसिस। तो क्या ये फोटोसिंथेसिस करेगी? और मेरे भाई ये जो पेड़ है, इस पेड़ के साइड्स से ये पत्तियां निकल रही हैं, तो क्या ये लेटरल है? बिल्कुल सर, ये लेटरल है, साइड से निकल रही है ना, मेरे हाथ जो है साइड से निकल रहे हैं। इसी प्रकार से अगर मैं एक पेड़ हूं तो बीच वाला पार्ट मेरा तना है और ये पत्तियां साइड से निकल रही हैं, दोनों साइड से, तो दे आर लेटरल स्ट्रक्चर। तो इस नाम से ही आप बता सकते हो मेरे भाई,
आराम से लीफ के 2-3 फीचर्स कि ये जो है आपकी क्या होगी, फ्लैट, एक्सपेंडेड यानी चौड़ी, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक एंड लेटरल स्ट्रक्चर क्या हो गया मेरे भाई, क्या क्या शब्द बोले यहां पर गुरुजी आपने, सारे के सारे शब्द लॉजिकल हैं, आराम से सुनिए। फ्लैट कागज जैसी है, एक्सपेंडेड चौड़ी है, ग्रीन क्योंकि फोटोसिंथेसिस करती है, एंड लेटरल स्ट्रक्चर साइड से ग्रो होती है, ग्रो फ्रॉम साइड आप ये लिख सकते हैं। लेटरल का मतलब क्या है, ग्रो फ्रॉम साइड, पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रो फ्रॉम साइड पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं पता है तो लिख सकते हो। लीफ की सबसे खास बात क्या होती है मेरे भाई, लीफ की सबसे खास बात यह होती है दैट इट ग्रो इन एक्रोपेटल ऑर्डर। सर ये क्या होता है, इट ग्रो इन एक्रोपेटल ऑर्डर, सर ये क्या होता है, सुनने में तो बहुत भारी शब्द लग रहा है कुछ भी नहीं। एक्रोपेटल ऑर्डर एक्चुअल में मैंने यहां पर बनाकर दिखाया है, सबसे बड़ी जो पत्ती होगी वो नीचे की साइड पाई जाएगी बेस पे, और सबसे छोटी, सबसे जवां, सबसे यंग जो पत्ती है वो पाई जाएगी आपकी कहां, एपेक्स पे, यानी कि आपके टिप पे। तो अगर एक्रोपेटल ऑर्डर आप यहां पर बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं। बचपन से हमने जो भी पत्तियां ड्रॉ करी हैं, हमने सबसे बड़ी पत्ती हमेशा नीचे बनाई है, उसकी छोटी पत्ती उससे ऊपर, उसकी छोटी पत्ती उससे ऊपर, सबसे छोटी पत्ती सबसे ऊपर, इसी को एक्रोपेटल ऑर्डर कहते हैं। बस इसका साइंटिफिक नाम हमने जान लिया कि यंगेस्ट पत्ती जो है ये है आपकी एट टिप, यंगेस्ट पत्ती है आपकी एट टिप, एंड जो आपकी ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट ये है आपकी एट बेस। तो इसे आप क्या कहते हैं, यंगेस्ट पत्ती आपकी टिप पर है, इसे आप क्या कहते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर या एक्रोपेटल सक्सेशन कहते हैं। ये हमने यहां पर नोड देख लिया, नोड के बीच का स्पेस इंटरनोड देख लिया, ये आपका एक्सिलरी बड है। एक्सिलरी बड जो है क्या कर सकते हैं, दे में गेट कन्वर्ट इनटू ब्रांचेस, ये गिव राइज करते हैं किसको, ब्रांचेस को, दे बिकम ब्रांचेस, ये डालियां बन सकते हैं आगे चल के, और इन ब्रांचेस पे भी अलग अलग चीजें आपकी लग सकती हैं। सारी बातें डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी तो मैं आपको जनरल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। ये जो आपने यहां पर मोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है, आपका फल है, यानी कि एक फ्रूट है, और मेरे भाई यहां पर आपका क्या है, सीड है ना। और ये जो ऊपर स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं ऑफ एन एंजियोस्पर्म, ये आपका क्या है, फ्लावर। बताओ मेरे भाई, इतनी खूबसूरत स्लाइड बन गई, क्या आपको यहां पर कोई कंफ्यूजन है, क्या कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ, बताओ। यहां पर आपको मोटा मोटा पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी पता लग गई, चाहे वो रूट से रिलेटेड हो, चाहे स्टेम से रिलेटेड हो, चाहे आपका लीफ से रिलेटेड हो, चाहे एक्सिलरी बड हो, चाहे नोड हो, चाहे इंटरनोड हो, चाहे टर्मिनल बड हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे बीज हो, चाहे रूट सिस्टम हो, चाहे शूट सिस्टम हो, चाहे जियोट्रॉफिक हो, चाहे फोटोट्रॉफिक हो। क्या इस एक डायग्राम के अंदर आपने कई कॉन्सेप्ट्स की मिली जुली तुनिक तुनिक कर दी है? क्या भैया यहां पर सामूहिक मजा आ चुका है, हमें काफी सारे टॉपिक्स को हमने रिलेट करके पढ़ लिया है। इसी बात को मैं आपके लिए एक और बार रिवाइज कर देता हूं। सिंपल सी बात है मेरे भाई, मैंने बीच में बनाई जमीन, जमीन के नीचे मैंने बनाई रूट। तो अगर मैंने एक बीज बोया है तो उस बीज में एक पार्ट होता है रेडिकल, ये जो आर फॉर रेडिकल होता है ये आर फॉर रूट को गिव राइज करता है। डायरेक्टली रेडिकल से ये जो मोटी सी रूट निकल रही है सबसे बीच वाली, इसे प्राइमरी रूट कहा जाता है। इस प्राइमरी रूट की जो ब्रांचेस हैं इसे सेकेंडरी रूट कहा जाता है, और इस सेकेंडरी रूट की भी जो फर्दर ब्रांचेस हैं इसे टर्शरी रूट कहा जाता है। इन्हें हम 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री भी कह सकते हैं प्यार से। तो इन तीनों को मिला जुलाकर हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। ये आपका टैप रूट सिस्टम है जो यूजुअली डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलता है। यहां अगर आप देखेंगे ऊपर की साइड तो इस सीड का एक पार्ट है जिसे प्लूम्यूल कहते हैं, जो शूट को गिव राइज करता है। तो ये शूट जमीन के ऊपर ग्रो करती है, और इस शूट पे, इस स्टेम पे कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से पत्तियां अराइज कर सकती हैं। इन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं नोड्स। इन नोड से पत्तियां अराइज करेंगी, और जिस एक्सिस पे पत्ती ग्रो कर रही होगी यहां पर पाया जाएगा एक्सिलरी बर्ड। जिस एक्सिस से पत्ती ग्रो कर रही होगी यहां पे पाया जाएगा एक्सिलरी बर्ड। तो हमारे पास मल्टीपल एक्सिलरी बर्ड्स यहां पर होते हैं। सबसे टिप पे जो बर्ड पाया जाएगा इसे हम कहते हैं टर्मिनल बर्ड। ये जो आपकी स्टेम है ये शुरू में आपकी हरी भरी होती है जब प्लांट नया नया होता है, लेकिन बाद में ये जो स्टेम है ये डार्क ब्राउन और वुडी हो सकती है। लीफ की अगर मैं बात करूं तो ये आपका फ्लैट स्ट्रक्चर है जो स्टेम के साइड से निकल रहा है, यानी लेटरल स्ट्रक्चर है, हरा भरा है यानी कि फोटोसिंथेटिक है। और मेरे दोस्त ये एक्रोपेटल सक्सेशन में ग्रो करता है, यानी सबसे छोटी पत्ती सबसे ऊपर देखने को मिलेगी, सबसे बड़ी पत्ती सबसे नीचे देखने को मिलेगी, जो हम बचपन से अपनी ड्राइंग में, अपनी कलाकारी में बनाते हुए आ रहे हैं। यहां पर एक मैंने फूल भी बना दिया रेफरेंस के लिए, आपका फल भी
भी बना दिया और बीज भी बना दिया। ये आपका पूरा डायग्राम है। मैंने आपको बताया कि ग्राउंड के नीचे जो पार्ट होगा इसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, जो रेडिकल से निकलता है। अंडरग्राउंड पार्ट है, जमीन की तरफ ग्रो कर रहा है तो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, सन से अपोजिट दिशा में ग्रो कर रहा है, जमीन के अंदर घुसा जा रहा है, सूरज से दूर होता जा रहा है तो इसे कहा नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। और शूट सिस्टम सन की तरफ ग्रो कर रहा है तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, जमीन से उल्टा ग्रो कर रहा है तो नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। और ये ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट है और इसको कौन बनाता है? प्लूम्यूल बनाता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इतनी बात चमक गई है मेरे भाई, इतनी बात चमक गई है। एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज, झटपट बताओ, फटफट बताओ, क्या इतनी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी हैं? क्या अब हम रूट की तरफ बढ़ सकते हैं? क्या हम हमारे पहले टॉपिक को डिकोड कर सकते हैं? क्या हम रूट की पढ़ाई लिखाई शुरू कर सकते हैं? रोनाल्डो मौसी बन सकते हैं? अब फटाफट बताइए। यस यस यस। अरे खिचड़ी विचड़ी कुछ नहीं होती मेरे भाई। जब भी आपके नोट्स खराब होने लगे, आपको लग रहा है कि आपने प्रॉपर्ली स्पेस मैनेज नहीं किया है, तो नीचे नोट बना करके पॉइंटर्स लिखते जाओ। डायग्राम में जितना मेंशन कर सकते हो उतना डायग्राम में लिख दो, अदरवाइज नीचे नोट्स बनाते जाओ एक दो लाइन छोड़ करके। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है कि प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी, ये जो है आपकी टैप रूट सिस्टम है, तो इसको मैं नीचे लिख लूंगा। ये पार्ट जो है दोबारा से नीचे बना लूंगा। बार बार बनाने में कोई घाटा थोड़ी है। आपको कौन से भैया अपने नोट्स ऑक्शन में डालने हैं कि देखो मेरे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन नोट्स हैं, है ना? आपको तो चीजें समझनी है ना, आपको तो चीजें एनालाइज करनी है। यू नीड टू कंस्ट्रक्ट सम बेटर नोट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे बनाते जाइए। अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं ऐसा करता, है ना? मैं अपनी स्टाइल आपको बता रहा हूं और कुछ नहीं। आ जाओ मेरे भाई, टाइप्स ऑफ रूट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब टैप रूट सर पहली वाली, ये तो कहीं सुनेली लगती है, अभी सुन के आए हैं झटपट फटफट, है ना मेरे भाई? ये तो अभी अभी देख के आए हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। यहां पर क्या बना लेते हैं हम? जमीन बना लेते हैं। यहां पर जमीन बना लेते हैं। इस जमीन पे हमने बो दिया है बीज, और इस बीज का एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मिस्टर रेडिकल कहते हैं। ये जो मिस्टर रेडिकल है, इससे निकलेगी आपकी एक मेन रूट जिसको हम कहेंगे प्राइमरी रूट। क्या ये बात करेक्ट है? यस गुरुजी, आपने अभी अभी लिखवाया था, ये बात एकदम करेक्ट है। ये जो आपकी रेडिकल है, इससे प्राइमरी रूट निकलेगी। सर आपने ये भी बताया था कि जो प्राइमरी रूट है इसकी भी ब्रांचेस निकलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। और फिर इस सेकेंडरी रूट की भी फर्दर ब्रांचेस निकल सकती हैं, जिसे हम टर्शरी रूट कहते हैं। एक ही जगह पर बना लो। यस तो यहां पर हम लोगों ने क्या क्या बोला? हमने यहां पर बोला कि ये जो प्राइमरी रूट है, ये जो प्राइमरी रूट है, इट ओरिजिनेट्स डायरेक्टली फ्रॉम रेडिकल। इट ओरिजिनेट्स डायरेक्टली फ्रॉम रेडिकल। ये जो आपकी प्राइमरी रूट है ये डायरेक्टली रेडिकल से ओरिजिनेट होती है। यहां अगर आप देखें मेरे भाई, यहां अगर आप देखें तो दिस इज सेकेंडरी रूट, इट इज सेकेंडरी रूट। यहां अगर आप देखें दिस इज टर्शरी रूट, दिस इज टर्शरी रूट। तो ये जो सेकेंडरी और टर्शरी रूट है, इन्हें हमने प्यार से क्या कहा था? इन्हें हमने कहा था ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी रूट। इन्हें हमने कहा था ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी रूट। तो मेरे भाई यहां पर क्या हुआ? आपका प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी, इनको मिला करके हमने क्या कह दिया? इसे टैप रूट सिस्टम कह दिया। सारी की सारी वही बातें हैं जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी। इसको हम लोगों ने क्या कह दिया? टैप रूट सिस्टम कह दिया। कोई परेशानी दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। दिस इज टैप रूट सिस्टम। और ये जो टैप रूट सिस्टम है ये कॉमनली किन में पाई जाती है मेरे भाई? याद रखेगा, इट इज यूजुअली फाउंड in dicots. It is usually found in dicots. डाइकॉट प्लांट जो होते हैं जिनके सीड में दो कॉटिलिडन होते हैं, जैसे मटर का दाना लिया दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो, चने का दाना लिया दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो, राजमा लिया दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो, बीन लिया दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो। तो ये जो आपके प्लांट्स हैं दे आर डाइकॉट्स। इनमें आपको क्या देखने को मिलता है? इनमें आपको बेसिकली टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा डाइकॉट का? एनसीईआरटी में जो दिया है सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल ये है आपका मस्टर्ड। आप इसे डाइकॉट फैमिली में ही पढ़ेंगे। ये मस्टर्ड जो है कौन सी फैमिली का मेंबर है? ब्रेसिकेसी का मेंबर है, जो कि एक डाइकॉट फैमिली है। आगे पढ़ोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मस्टर्ड जो है ये एक डाइकॉट है, इसमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। अब दूसरा जो सिस्टम है ये है फाइब्रस रूट सिस्टम। सर पे लगाओ नारियल का तेल, घुस जाओ मेरे भाई नाम में। फाइब्रस रूट सिस्टम यानी यहां कई सारे फाइबर्स देखने को मिलेंगे। तो यहां क्या होता है मेरे भाई? यहां क्या होता है मेरी जान? आराम से सुनना। यहां क्या होता है? ये आपकी जमीन है, ये आपकी जमीन है, ठीक है? आपकी जमीन मतलब कब्जा मत करने आ जाना भैया, है मेरी जमीन है ना?
ऐसे नहीं, ज्यादा शाने बनोगे पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, है ना। आओ, तो ये जो है यहां पर एक सीड है, ये आपने बोया। अब सीड जो है इससे क्या निकला, सीड से सर निकली प्राइमरी रूट, सीड जो है इससे निकली प्राइमरी रूट जो कि निकलती है, सीड का रेडिकल पार्ट था, इससे प्राइमरी रूट निकली। लेकिन मेरे भाई ये जो आपकी प्राइमरी रूट है इट इज जनरली शॉर्ट लिव्ड, कुछ टाइम के बाद ये टाटा बाय बाय बोल के जाने वाली होती है, बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिकती, शॉर्ट लिव्ड, ये जो है खत्म होने वाली होती है भैया, बहुत कम लाइफ स्पैन है इसका। देयरफॉर अगर ये शॉर्ट लिव्ड है तो कुछ तो भैया अपना जुगाड़ करके जाए, कुछ तो बैकअप करके जाए, देयरफॉर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइबर्स, ये फाइबर्स बना लेती है एंड मेरे भाई इसके आसपास और भी फाइबर्स बन जाते हैं जो कि बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट करते हैं। समझ लो मेरे भाई, यहां पर ये आपका प्लांट था तो ये इसकी स्टेम है और नीचे की साइड रूट है, यहां पर ये आपकी स्टेम है, नीचे की साइड रूट है, तो आप कहेंगे भैया जो स्टेम है इसके नीचे कई सारे फाइबर्स आ गए, ये जो बेस ऑफ स्टेम है इससे कई सारे फाइबर्स आपको देखने को मिले, उगते हुए आपको देखने को मिले, यही पूरी की पूरी कहानी है। यानी यहां पर जो प्राइमरी रूट थी बहुत शॉर्ट लिव्ड थी, तो उसकी जगह क्या आ गए, ये आपके फाइबर्स आ गए। तो आप कह सकते हैं ये जो आपकी प्राइमरी रूट है ये शॉर्ट लिव्ड है, तो इट गिव राइज टू अ लॉट ऑफ फाइबर्स जो कि बेस ऑफ स्टेम से अराइज होंगे। तो आप क्या कह सकते हैं, इट गिव राइज टू अ लॉट ऑफ फाइबर्स फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, तो ये क्या हो गए, फाइबर्स बन गए, फाइबर्स अराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, ये जो स्टेम का बेस है इससे कई सारे फाइबर, कई सारे झुंड में फाइबर निकल गए, इसे फाइबरस रूट कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अगर डाइकॉट में टैप रूट पाई जा रही थी तो आपके जनरली मोनोकॉट्स में क्या पाई जाएगी, फाइबरस रूट पाई जाएगी, जनरली इन मोनोकॉट्स, जनरली इन मोनोकॉट्स। भाई मोनोकॉट फैमिली का नाम बताओ, एक मोनोकॉट फैमिली का नाम बताओ। आपके सिलेबस में आज के दिन में एक ही मोनोकॉट फैमिली बची हुई है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेरे भाई पोएसी। और पोआ पोआ हमने कहां पढ़ा था, पोएसी पोएल्स, सर ये तो व्हीट का ऑर्डर और फैमिली है, इसका मतलब मेरे भाई एक ही मोनोकॉट है आपके पास, पोएसी फैमिली, जिसमें व्हीट आता है, जिसमें बाजरा आता है, तो व्हीट बाजरा यहां पर लिख दो, आपने मस्टर्ड यहां पे लिख दिया डाइकॉट फैमिली में। तीसरी जो आपकी रूट आती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई यहां पर जो प्राइमरी रूट थी ये भी डायरेक्टली रेडिकल से निकली, यहां पर भी प्राइमरी रूट है ये भी डायरेक्टली रेडिकल से निकलती है। यहां पर जो एडवेंटिशियस रूट है इसकी खास बात क्या है, हियर रूट अराइज फ्रॉम अ पार्ट अदर देन रेडिकल, रेडिकल से ना निकल करके किसी और पार्ट से अगर आपकी रूट अराइज हो रही है तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। यानी अगर रेडिकल से ना अराइज होकर किसी भी और पार्ट से आपकी रूट निकल रही है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, एक बरगद का पेड़, एक बनियान ट्री, कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, इस पे बनियान नहीं उगती, कहीं ढूंढने चले जाओ गांव में कि सर ऐसा पेड़ बताया था आपने जिसके ऊपर बनियान उगती है ना। मम्मी को भी जाके सरप्राइज कर दूंगा, मम्मी अब मार्केट से बनियान खरीदने की जरूरत नहीं है मेरे लिए, अब मैं बड़ा हो चुका हूं, खुद की बनियान का खुद ही जुगाड़ कर लूंगा। यहां पर ये जो बनियान ट्री है, जो बरगद का पेड़ है, इस पे ऊपर से नीचे ऐसी रूट आपने लटकती हुई देखी होंगी, इन पे आप खुद भी लटक सकते हो, इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी खासी होती है, यानी कि आप इन पे झूल भी सकते हो, ऐसे झूलना मत, किसी पेड़ को परेशान मत करना, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी खासी होती है। तो ऊपर से नीचे की साइड ये जो आपकी झूलती हुई आपको रूट्स दिखाई दे रही हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं, इन्हें आप प्रॉप रूट्स कहते हैं। तो ये प्रॉप रूट्स कहां से अराइज हो रही हैं, ये ऊपर से अराइज हो रही हैं, स्टेम से अराइज हो रही हैं, दे अराइज फ्रॉम स्टेम, दे अराइज फ्रॉम स्टेम फॉर सपोर्ट। क्योंकि मेरे भाई ये जो बनियान ट्री है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ही भारी भरकम होता है, तो इसको नीचे से तो सपोर्ट चाहिए ही, इसको ऊपर से भी छोटे छोटे आपके पिलर्स चाहिए जो कि इसको सपोर्ट कर सके। तो एक खंबे जैसी रूट होती है, इनको क्या कहा जाता है, प्रॉप रूट्स कहा जाता है। तो पहला एग्जांपल क्या होगा, पहला एग्जांपल होगा आपका बनियान ट्री। बनियान ट्री, कई ऐसी घासें हैं जिनमें जो आपका छोटा सा स्टेम लाइक पार्ट होता है वहां से भी आपकी रूट अराइज हो रही होती है, तो कुछ ग्रासेस भी हो सकती हैं।
एंड आपका मॉन्स्टेरा जिसकी शक्ल आपको दिखा रखी है एनसीईआरटी में, ये भी जो है आपका एडवेंटिशियस रूट बना रहा होता है। तो बनियान, ग्रासेस और मॉन्स्टेरा इनमें आपको देखने को मिलेंगी, राइट। तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार की रूट है आपके पास। टैप रूट सिस्टम जो कि हम लास्ट स्लाइड में पढ़ करके आए थे। यहां जो बीज है इसका जो रेडिकल है इससे प्राइमरी रूट निकलेगी, प्राइमरी रूट से इसकी ब्रांचेज यानी सेकेंडरी रूट निकलेंगी, और सेकेंडरी रूट से उसकी ब्रांचेज यानी टर्शरी रूट निकलेंगी। ये प्राइमरी रूट प्लस सेकेंडरी रूट प्लस टर्शरी रूट, इसको मिला करके टैप रूट सिस्टम कहा जाता है, जो यूजुअली डाइकॉट में कॉमनली पाया जाता है। फाइब्रस रूट में क्या हुआ, ये जो रेडिकल से प्राइमरी रूट निकली थी ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत लंबे टाइम तक पेड़ पे नहीं टिक सकती। तो इसी के कारण ये जो बेस ऑफ स्टेम है यहां से काफी सारे फाइबर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो प्राइमरी रूट थी इसकी जगह काफी सारे फाइबर्स बनकर के तैयार हो गए। जनरली मोनोकॉट में आपको ये सिचुएशन देखने को मिलती है, जैसे कि वीट में। और मेरे भाई रेडिकल के अलावा किसी और प्लांट पार्ट से, कहीं से भी रेडिकल के अलावा अगर रूट निकल रही है तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। जैसे बनियान ट्री में प्रॉप रूट है, आपके ग्रासेस और मॉन्स्टेरा में भी आपको एडवेंटिशियस रूट देखने को मिल सकती है। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं, फटाफट बताइए। यहां तक की बात समझ में आ गई, फटाफट बताओ मेरे भाई। ऑल सेट, ऑल क्लियर, तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज, झटपट बताओ, फटफट बताओ। क्या यहां तक की बात मेरे सारे भाइयों को समझ में आ चुकी है? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड, बहुत शानदार मेरे भाई। आ जाओ, अब मैं आपको थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ा देता हूं, है ना, और उसके बाद वी विल गेट बैक टू द कॉन्सेप्ट। अभी क्वेश्चन मत करिएगा। मैंने आपको कहा अगर आप किसी एंजियोस्पर्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी कर रहे हो तो इसे मॉर्फोलॉजी कहा जाएगा। आप वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जैसे कि रूट, स्टेम और लीफ की भी पढ़ाई कर सकते हो, एंड आप रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि फ्लावर, सीड और फ्रूट की भी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि सीड और फ्रूट क्या है, दे आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको पता है कि ये जो आपके स्ट्रक्चर हैं, लीफ है, स्टेम है, ये वेरिएशन भी शो कर सकते हैं, यानी टाइम के साथ अपने अंदर बदलाव भी कर सकते हैं, अडेप्ट भी हो सकते हैं। जैसे कई बार प्रोटेक्शन के लिए प्लांट को क्या करने पड़ते हैं, कांटे बनाने पड़ते हैं, क्लाइंबिंग के लिए बेल बनानी पड़ती है, स्टोरेज के लिए किसी पार्ट को मोटा हो जाना पड़ता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो अडेप्टेशन है इनकी स्टडी भी आप मॉर्फोलॉजी में करते हैं। अंडरग्राउंड पार्ट जो है आपका एक प्लांट का, इसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, और इसी रूट की हम आज डिस्कशन सबसे पहले करने वाले हैं। तो हम ये डायग्राम देख लेते हैं। हमने कहा अगर ये आपकी जमीन है तो इसके नीचे आपकी रूट जो सबसे मेन वाली देखने को मिल रही है, जो कि आपकी रेडिकल से अराइज हुई थी, इसे प्राइमरी रूट कहा। प्राइमरी रूट से निकली सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से निकली टर्शरी रूट। इस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सबको मिलाकर के हमने कहा टैप रूट सिस्टम। जमीन के अंदर यह सिस्टम पाया जाता है, इसे टैप रूट सिस्टम कहा गया मेरे भाई। रूट सिस्टम हमेशा अंडरग्राउंड होगा, जमीन के अंदर पाया जाएगा। जमीन की तरफ अगर रूट ग्रो कर रही है तो इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, एंड सन से अपोजिट ग्रो कर रही है तो नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। ऊपर की साइड जो आपको देखने को मिली ये है शूट। इस शूट में बीच बीच में पाए जाएंगे नोड, जहां से निकलेगी पत्ती, और जहां से पत्ती निकल रही है उसकी एक्सिस पे आपको एक्सिलरी बड देखने को मिलेगा, एक्सिस पे एक्सिलरी बड देखने को मिलेगा। ये जो बड है, एक्सिलरी बड, आगे चल के ब्रांचेस बना सकते हैं। तो स्टेम है हरी भरी, जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो ये हरी भरी स्टेम वुडी हो जाएगी, डार्क ब्राउन हो जाएगी। पत्तियां भी यहां पर पाई जा रही हैं, आपके फूल, फल और बीज भी जो है इनमें देखने को मिल सकते हैं। सो ज्यादातर जो आपके डाइकॉट प्लांट है इनमें आपका रेडिकल जो है इससे डायरेक्टली एक रूट निकलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट कहते हैं। यह प्राइमरी रूट जो है मेरे भाई और भी ज्यादा ब्रांचेस बनाता है साइड में, यानी लेटरल रूट्स बनाता है, जिसे सेकेंडरी और टर्शरी रूट हम लोगों ने कह दिया। इन सब को मिला करके प्राइमरी रूट और इसकी सारी ब्रांचेस को मिला करके सेकेंडरी, टर्शरी को मिला करके हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। मेजरली डाइकॉट्स में पाई जाती है, जैसे कि मस्टर्ड जो है एक डाइकॉट फैमिली का मेंबर है। अगर आप बात करें ज्यादातर मोनोकॉट्स की तो इनमें क्या देखने को मिलेगा कि प्राइमरी रूट जो है ये शॉर्ट लिव्ड है। तो ये जो है मेरे भाई ये शॉर्ट लिव्ड है, तो खुद तो गायब हो जाती है, एंड इसको रिप्लेस कर देती हैं। इसकी जगह क्या बन जाती हैं, काफी सारी फाइबर्स बन जाती हैं, विच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। इसको आप क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं, जो कि मोनोकॉट जैसे कि वीट प्लांट में पाया जाएगा। इसके अलावा ग्रासेस हैं कुछ, आपका मॉन्स्टेरा है एंड आपका बनियान ट्री है, जहां पर आपको रूट निकलती हुई दिखाई देंगी फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल। ऐसी रूट को हम लोग क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ये बात भी हमको चमक गई, ये बात भी हमें समझ में आ गई, करेक्ट। जैसे मैं आपको कुछ डायग्राम दिखा देता हूं, यहां देखिए, दिस इज अ टैप रूट सिस्टम, दिस इज टैप रूट सिस्टम। सबसे मोटी एक प्राइमरी रूट दिखाई दे रही है, और इसके बाद छोटी छोटी आपको पतली पतली सेकेंडरी रूट, और उसके बाद छोटे छोटे और बाल टर्शरी रूट टाइप दिखाई दे रहे हैं। मेन आपकी एक ही रूट है जिसको हम
प्राइमरी रूट कहते हैं। तो ये आपका टैप रूट हो गया। फाइब्रस रूट मतलब यहां पर आपका बेस ऑफ स्टेम है, ऊपर आपको हरी भरी सी स्टेम दिखाई दे रही है, इसके नीचे आपके फाइबर्स का गुच्छा जो है आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज फाइब्रस रूट। कई सारे फाइबर्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये आपका मॉन्स्टेरा है, जहां पर ये आपका स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर है, यहां से आपको छोटे छोटे बाल दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो रूट है, छोटे छोटे बाल जो हैं, ये डायरेक्टली रेडिकल से ना निकल करके कहां से निकल रहे हैं मेरे भाई, आपके इस स्टेम वाले पार्ट से निकल रहे हैं। तो रूट जो है अदर देन रेडिकल भी कहीं से निकल सकती है। तो उनके एग्जाम्पल क्या थे आपके, बनियान, मॉन्स्टेरा एंड ग्रासेस। तो ये मेरे भाई आपका मॉन्स्टेरा का एक डायग्राम आपको दिखा रखा है। तो दिस इज टैप रूट, जहां एक मेन रूट दिखाई दे रही है, प्राइमरी रूट, बहुत सारे फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं आपकी फाइब्रस रूट, एंड अदर देन रेडिकल किसी और पार्ट पे रूट दिखाई दे रही है स्टेम वगैरह पे। तो ये आपकी क्या हो गई, एडवेंटिशियस रूट हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? झटपट बताओ, फटफट बताओ। कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसी से संबंधित। ओके, इसी से संबंधित कुछ सवाल कर लेते हैं। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको आप बना दीजिए झटपट। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, चेक कर लो। इफ प्राइमरी रूट कंटिन्यूज टू ग्रो, द टाइप ऑफ रूट सिस्टम विल बी नोन एज। अगर प्राइमरी रूट ग्रो करती जाए यानी प्राइमरी रूट जो है वो लॉन्ग लिव्ड है। अगर प्राइमरी रूट की जगह कई सारे फाइबर आ जाए तो फाइब्रस रूट। यहां तो हमने बता दिया कि भैया प्राइमरी रूट जो है ग्रो करती जा रही है। स्टिल्ट रूट अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये एक टाइप की एडवेंटिशियस रूट है ना। सेकेंडरी रूट मेरे भाई हम कह रहे हैं प्राइमरी रूट ग्रो कर रही है, आप सेकेंडरी रूट की बात कर रहे हैं। अगर प्राइमरी रूट ग्रो करती जा रही है निरंतर, तो उसकी ब्रांचेस भी बनेंगी, लेटरल रूट्स भी वहां पर आपको दिखाई देंगी, जिनको आप सेकेंडरी टर्सरी रूट कह सकते हो। मेन जो प्राइमरी रूट अगर ये ग्रो करती जा रही है तो ये रूट सिस्टम कौन सा है, टैप रूट सिस्टम है। तो आंसर हमारा सिंपल हो जाएगा मिस्टर चूरा बच्चन, मिस्टर सी, यानी टैप रूट सिस्टम बिकम्स द राइट आंसर। अगर ये प्राइमरी रूट बहुत कम टाइम के लिए जिंदा रहती है एंड इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय अ लॉट ऑफ फाइबर्स, तो इसे फाइब्रस रूट सिस्टम कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। करेक्ट, लगभग 86% लोगों ने सही कर दिया है। अब देखो मेरे भाई, फाइब्रस रूट सिस्टम कहां देखने को मिलता है, अभी अभी बताया था। टैप रूट कहां था, फाइब्रस रूट कहां था। फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड इन, ज्यादातर कौन से प्लांट्स के अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है सर। टैप रूट सिस्टम आपने बताया था मस्टर्ड में, डाइकॉट में, और फाइब्रस रूट सिस्टम आपने बताया था मोनोकॉट में। तो डाइकॉट और मोनोकॉट में से भैया डाइकॉट जो है ये तो आपको कहां देखने को मिला था, जिम्नोस्पर्म में भी हमने कहां देखा था, सिकोआ में टैप रूट सिस्टम देखा था। यस, तो हमें फाइब्रस पूछा गया है तो मोनोकॉट बिकम्स द राइट आंसर। ज्यादातर जिम्नोस्पर्म में भी टैप रूट है। ब्रायोफाइट जो है इसमें तो असली रूट, असली स्टेम, असली लीफ कुछ है ही नहीं, इसका तो स्ट्रक्चर ही थैलॉइड है, तो इसमें तो रूट का डिस्कशन ही खराब है ना। डाइकॉट में आपकी टैप रूट पाई जा रही है, तो आपका आंसर जो है सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट निकल करके आता है। एलिमिनेशन से आप चीजें समझ सकते हैं एंड आंसर बिकम्स ए। आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 80-85% स्टूडेंट्स टू मार्क इट इन अ करेक्ट वे। एक बार देख लेते हैं मेरे भाई, लगभग 89, बहुत अच्छी बात है यार। ये अभी आप कर नहीं पाओगे तो इसको हम छोड़ देते हैं। ओके, हाँ ये कर लोगे, इसका नाम मैंने आपको बता दिया है, ये कर सकते हो। ये वाला सवाल देखो पूछा जाता है कई बार, द रूट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ बनियान ट्री। बनियान ट्री में मेरे भाई ये जो रूट्स नीचे की साइड लटकी हुई होती हैं, यानी बनियान ट्री की खुद की रूट तो है जो जमीन के अंदर है, लेकिन कुछ ऐसी रूट है जो कि स्टेम से नीचे की साइड गिर रही होती है। ये आपकी किस प्रकार की रूट है मेरे भाई, ये एडवेंटिशियस रूट है, क्योंकि रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से अराइज हो रही है। और इनका स्पेसिफिक नाम क्या है, इन्हें प्रॉप रूट कहा जाता है, जो मैंने अभी लिखवाया भी था। इन्हें पिलर रूट भी हम लोग कह रहे थे, तो प्रॉप रूट के अलावा आप इन्हें पिलर रूट भी कह सकते हो, या आप चाहो तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, इन्हें पिलर रूट भी आप लोग कह सकते हो। करेक्ट, पिलर रूट भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाता है यहां पर बनियान ट्री की रूट से संबंधित, दैट इज प्रॉप रूट। करेक्ट, तो आंसर हो जाना चाहिए हमारा सी, चूरा बच्चन। देख लेते हैं, लगभग 91%, कमाल कर दिया भाई, वेरी गुड। ये सवाल अभी आप कर नहीं पाओगे, ये सवाल आप कर नहीं पाओगे, ये सवाल आप कर नहीं पाओगे, तो हम क्या करते हैं अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जनरल टॉपिक है, थोड़ी सी और डीप डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे विचार कर लेते हैं कुछ टॉपिक्स पे, एंड देन हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। अभी काफी कंटेंट रहता है तो पढ़ाई जारी रखते हैं। फंक्शंस ऑफ रूट, देखो रटवाने से कोई फायदा नहीं है, आपको पता है रटाने की अपनी फितरत है ही नहीं। फंक्शन ऑफ रूट एक एक करके खुद बताओ कि क्या हो सकते हैं, आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं। अगर समझ लो मैं एक पेड़ हूं और मेरी एक जड़ है, तो वो जड़ जो है वो क्या काम कर रही होगी सर। सबसे पहली बात, वो जो जड़ है वो आपको जमीन से जोड़ रही होगी। क्या ये बात करेक्ट है? करेक्ट सर। तो ये जो रूट है इसका पहला काम क्या है, टू एनकरेज
टू एनकरेज, एनकरेज मतलब अटैच करना, चिपकाना, टू एनकरेज और अटैच प्लांट टू सॉइल। जमीन से प्लांट को चिपकाने का, जोड़ने का काम किसका है? क्या आपका यहां पर रूट का है? बिल्कुल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें तो रूट ही इकलौता ऐसा प्लांट का पार्ट है जो कि जमीन से जुड़ा हुआ हो सकता है। और जमीन में क्या पाए जाते हैं भाई? मैंने आपको बताया था चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाते हुए भी कि कोई भी एनिमल मर रहा है, कोई भी इंसेक्ट मर रहा है, कोई भी प्लांट मर रहा है, तो उसकी बॉडी जो है उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, उसकी बॉडी जो है डिकम्पोज हो रही है, और उसकी बॉडी से जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कहां जा रहे हैं? सॉइल में। और पानी भी आप कहां डालते हो एक पेड़ में? रूट की तरफ, क्योंकि रूट में ही वो काबिलियत है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके, मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके और प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स में पहुंचा सके। भाई आपको अगर किसी प्लांट में पानी डालना है तो आप कहीं भी थोड़ी छिड़क दोगे रैंडमली। आपको पता है आप जड़ में पानी डालो, बाकी पूरे के पूरे प्लांट में ऑटोमेटिकली पानी पहुंच जाएगा। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो? ये लिख सकते हो टू एब्जॉर्ब, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। सर ये भी लॉजिकल बात है, ये भी याद नहीं करनी पड़ी। तीसरी बात बताओ यार, जो आपका प्लांट है इसमें खाना कौन बनाता है? सर ये जो प्लांट है इसमें खाना बनाती हैं लीव्स, क्योंकि लीव्स होती हैं हरी भरी, पत्तियां होती हैं हरी भरी, तो खाना कौन बनाएंगी? लीव्स बनाएंगी। सर अगर लीव्स खाना बना रही हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, तो लीव्स से खाना क्या स्टेम में भी जाएगा, रूट में भी जाएगा? अगर रूट के पास खाना आ रहा है, स्टेम के पास खाना आ रहा है, तो ये सारा का सारा खाना खुद थोड़ी ठूस लेंगी मेरे भाई। कुछ तो खाना आगे के लिए, भविष्य के लिए स्टोर भी किया जाएगा। तो अगर मैं एक लीफ हूं और मैंने स्टेम में और रूट में खाना बांट दिया, तो जरूरी थोड़ी है मैं जितना खाना बांट रहा हूं वो सारा का सारा रूट खा ही लेगी या स्टेम खा ही लेगी, कुछ स्टोर भी कर लेगी। तो दे ऑल्सो बिहेव लाइक अ स्टोरेज ऑर्गन्स। तो स्टेम भी आपका स्टोरेज ऑर्गन की तरह बिहेव करता है और रूट भी। तो फूड कैन बी स्टोर, फूड सेंट बाय लीव्स कैन बी stored in root and stem। यानी कल हम स्टेम पढ़ने वाले हैं। स्टेम की भी एक बात हमें पहले ही पता लग गई मेरे भाई कि स्टेम जो है ये भी फूड को स्टोर कर सकता है थोड़ा बहुत, जो इसमें पहुंचेगा लीव्स के द्वारा। ये बात हम लोगों ने देख ली। उसके अलावा मेरे भाई अगर आप एक और बात लिखें कि ये जो रूट है एज वेल एज स्टेम की जो टिप है, रूट की टिप और स्टेम की जो टिप है ना मेरे भाई, ये क्या करती हैं? अलग अलग प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी बनाती हैं। अभी आगे चैप्टर आएगा जिसे हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि मेरे भाई प्लांट हार्मोन्स जो है ये रूट और शूट की टिप बना सकते हैं, जैसे ऑक्सिन नाम का हार्मोन। तो रूट जो है ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बना सकती है। तो रूट एंड शूट टिप, यहां भी शूट टिप की बात आ गई, यानी स्टेम का एक और फीचर हमें याद हो गया, रूट एंड शूट टिप। स्टेम के 2 पॉइंट हमने लॉजिकली पढ़ लिए। शूट एंड रूट टिप कैन फॉर्म प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले केमिकल्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन। सबसे कॉमन हार्मोन है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑक्सिन जैसे हार्मोन जो है वो रूट और शूट के टिप बनाती हैं। तो 4 मेजर काम हुए इसके। पहली बात कि ये जो है एनकरेज करती है, अटैच करती है पूरे के पूरे पेड़ को जमीन से। दूसरा, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके पूरे के पूरे प्लांट में ट्रांसफर करती है रूट। उसके अलावा मेरे भाई पत्तियों ने जो खाना बनाया ये आपका स्टोर होता है रूट और स्टेम में। तो स्टेम का एक पॉइंट हमें पहले ही पता लग गया, एक लेक्चर पहले ही। एज वेल एज मैंने बताया रूट और शूट की जो टिप है, तो स्टेम का एक और पॉइंट हमें पहले ही पता लग गया, ये आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन बना सकते हैं। क्या ये 4 बातें आपको याद करने की जरूरत है? नहीं गुरुजी, याद करने की जरूरत नहीं है ना? ये तो हमें पहले से पता है, जस्ट छोटी छोटी बातें। अब मेरे भाई रूट अगर इन सारे फंक्शंस के अलावा कुछ करने लग जाए, मतलब रूट जो है उसका मेन काम होना चाहिए जमीन से अटैच करना प्लांट को, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना। अगर ये वाटर मिनरल के काम को बहुत कम कर दे, एब्जॉर्ब करने के काम को बहुत कम कर दे, कुछ और ही करने लग जाए, पूरा फोकस अपना मेरे भाई स्टोरेज पे ही लगा दे, पूरा काम जो है अपना सांस लेने पे ही, रेस्पिरेशन पे ही लगा दे, तो इसे हम क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कहते हैं। यानी अगर
नोट लिख लो मेरे भाई, अगर रूट इन चारों कामों को कम कर दे और इनके अलावा कोई काम बहुत भयंकर करने लग जाए, या इन्हीं में से कोई एक काम बहुत भयंकर तरीके से करने लग जाए अपने स्ट्रक्चर में चेंज करके, तो उसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। इफ रूट modifies its structure and starts doing some task other than एनकरेजमेंट एंड एब्जॉर्प्शन, प्लांट को जमीन से अटैच करने के अलावा या वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने के अलावा, अगर ये जो आपकी रूट है कुछ और ही धूम मचाने लग जाए, कोई और ही काम बहुत ज्यादा मात्रा में करने लग जाए, इफ रूट मॉडिफाइज इट्स स्ट्रक्चर एंड स्टार्ट डूइंग सम टास्क अदर देन एनकरेजमेंट एंड एब्जॉर्प्शन, इट इज सेड टू बी मॉडिफाइड। इट इज सेड टू बी मॉडिफाइड। तो हम कह सकते हैं कि रूट जो है इसने अपने आप को क्या कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया है। अब रूट जो है बदल गई है, रूट जो है बदल गई है, मॉडिफाई कर लिया है इसने अपने आप को। एब्जॉर्प्शन और एनकरेजमेंट करना इसने कम कर दिया है। समझ लो 10-10% ही योगदान एनकरेजमेंट और एब्जॉर्प्शन में है, कोई और काम जैसे स्टोरेज 80% कर रही है। मेन जो है मेरे भाई इसका काम एकदम बदल चुका है। तो ये जो है आपकी मॉडिफाइड कहलाएगी, इसे हम क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कहते हैं। अब ये रूट किस किस प्रकार से मॉडिफाई होती है और क्या क्या काम कर सकती है, लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली एंड विद सिंप्लिसिटी, जिससे कि आप इन सारी चीजों को याद भी रख पाए। आराम से देखिए, रीजन्स ऑफ रूट बाद में पढ़ेंगे, पहले यहां पे आ जाओ। लिखने का पूरा टाइम दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। यहां पर 2-3 एग्जांपल हैं, इनको पढ़ते चलो और इनको समझते चलो। जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर स्टोरेज, यानी बाकी सारे काम इसने कम कर दिए हैं। जो प्लांट है उसको जमीन से अटैच करने का काम इसने कम कर दिया है, इसने वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने का काम कम कर दिया है। इसका मेन काम क्या हो गया, अब ये मोटुल्ली हो गई है, कहती है कि मैं तो भैया फूड स्टोर करूंगी। तो यहां पर फॉर स्टोरेज अंडरग्राउंड रूट जो है ये आपकी क्या करने लगी है, फूड स्टोर करने लगे हैं। अंडरग्राउंड रूट स्वेल्स, अगर फूड स्टोर करना है तो मेरे भाई मोटा तो होना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाती हैं, गोल मटोल सी हो जाती हैं। जैसे कि आप टैप रूट देख लो, टैप रूट, कई ऐसे प्लांट हैं जिनमें टैप रूट मॉडिफाई हो जाती है और आपका फूड स्टोर करने लग जाती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहां पे, कैरेट, कैरेट, टर्निप यानी गाजर है, शलगम है। कैरेट टर्निप में टैप रूट है, टीटी का साउंड आ रहा है। और दूसरा मेरे भाई, कई बार टैप रूट की जगह एडवेंटिशियस रूट भी मॉडिफाई हो जाती है। तो एडवेंटिशियस रूट में आपने 3 एग्जांपल पढ़े थे, कौन कौन से गुरुजी? सर बनियान ट्री, उसके अलावा आपने पढ़ा था मेरे भाई मॉन्स्टेरा, उसके अलावा आपने पढ़ी थी ग्रासेस। तो यहां पे एडवेंटिशियस रूट जो है, इसमें 2 एग्जांपल आप और ऐड कर सकते हो। पहला एडवेंटिशियस रूट, जिसमें आपका एग्जांपल हो गया एस्पेरेगस। सर ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं आपको बताऊंगा कहां दिया है, एस्पेरेगस। और मेरे भाई स्वीट पोटैटो यानी आपकी शकरगंदी, शकलगंदी नहीं बोल रहा हूं, बुरा नहीं मानना है, स्वीट पोटैटो। तो मेरे भाई शकरगंदी और आपका एस्पेरेगस जो है, ए फॉर एस्पेरेगस, ए फॉर एडवेंटिशियस, टैप रूट में, और कैरेट टर्निप में टीटी का साउंड आ रहा है। स्वीट पोटैटो आप याद कर सकते हो एडवेंटिशियस, क्योंकि 2 एग्जांपल इसके थे, 2 इसके थे, है ना। तो मेरे दोस्त एडवेंटिशियस रूट भी मॉडिफाई होकर के फूड स्टोर करने लग पड़ सकती है, एंड टैप रूट जो है ये भी मॉडिफाई होकर के फूड स्टोर करने लग सकती है। ये जो एस्पेरेगस है ये एनसीईआरटी में टेक्स्ट में मेंशन नहीं है, डायग्राम दिया है इसका। तो बहुत सटीकता से वहां से आपको पॉइंट उठा करके याद करना पड़ता है। तो अब अगर मैं आपको अगर एक सवाल पूछूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवेंटिशियस रूट, तो इसमें अगर मैं बोलूं कि मैंने भैया एस्पेरेगस भी दे दिया है, सर ये भी एडवेंटिशियस है, यहां से मुझे पता लगा। स्वीट पोटैटो दे दिया, ये भी एडवेंटिशियस है। ग्रास दे दिया, मॉन्स्टेरा दे दिया, बनियान दे दिया, ये भी आपका एडवेंटिशियस है। और बगल में दे दिया कैरेट। आंसर क्या हो जाएगा सर? कैरेट आंसर हो जाएगा। इसमें टैप रूट है। तो एडवेंटिशियस रूट में आप चाहो तो अभी ही ये दोनों के दोनों एग्जांपल और ऐड कर लो, स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस। तो 5 एग्जांपल हो जाएंगे आपके एडवेंटिशियस रूट के। कौन कौन से थे?
मेरे भाई मॉन्स्टेरा ग्रासेस एंड बनियान ट्री, ये तो हम पहले से पढ़ चुके थे। यहां पे आपका एस्पेरेगस और स्वीट पोटैटो भी आ गया, तो ये भी आपको याद हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो मॉडिफिकेशन है, यहां तो ये रूट्स मोटी मोटी हो गई और फूड स्टोर करने लगी। फॉर सपोर्ट अगर आप देखें तो यहां पर अलग अलग प्रकार की रूट हो सकती हैं। जैसे पहली जो रूट है ये है आपकी प्रॉप रूट। प्रॉप रूट कहां देखने को मिल रही थी सर? प्रॉप रूट को हम लोग पिलर रूट भी कह रहे थे, और ये कहां देखने को मिल रही थी? आपको बनियान ट्री में देखने को मिल रही थी, बनियान के पेड़ में देखने को मिल रही थी। और दूसरा जो है मेरे दोस्त, यहां पर ये होती है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या हो गई गुरुजी? प्रॉप रूट बनियान ट्री में, और हो गई स्टिल्ट रूट विच आर फाउंड इन शुगर केन एंड मेज। शुगर केन एंड मेज, मक्का में और शुगर केन में आपको ये देखने को मिलती हैं, ठीक है। एंड ये जो आपकी स्टिल्ट रूट है, इट अराइज फ्रॉम लोअर नोड। जमीन के सबसे पास जो नोड है, लोअर जो नोड है नीचे की साइड, वहां से आपको अराइज होती हुई दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए ये है गन्ना, गन्ने का जूस, बड़ा गिलास, सबने पिया होगा। यस, ये वही गन्ना है। यस, ये आपका गन्ना हो गया। इस गन्ने की पोरियां आपने देखी होंगी, ऐसी ऐसी मार्किंग होती है इस गन्ने के ऊपर, है ना, आसानी से चटका के खा सकते हो, है ना। आपके यहां पर ये जो है आपके नोड्स होते हैं। तो ये जो नोड है, इन पे जमीन के साथ इन्हें जोड़ने के लिए जो लोअर नोड है, ये ऐसे ऐसे क्या करता है? रूट भेज देता है कुछ। इन स्पेसिफिक रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं? इन स्पेसिफिक रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट कहते हैं। जैसे आपने शादी ब्याह में देखा होगा कि कुछ तंबू लगे हुए होते हैं, है ना। तो शादी ब्याह में जो तंबू लगे होते हैं, उन तंबुओं को लगाने के लिए पहले बंबू लगे होते हैं, और उन बंबुओं को जमीन पर अच्छे तरीके से अटैच किया जाता है कुछ धागों के माध्यम से, कुछ रस्सियां होती हैं। जैसे एक बंबू है, अब वो तो भाई तेज हवा चलेगी तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो इस बंबू को अपनी जगह पर बरकरार रखने के लिए ऊपर कुछ खांचे होते हैं, उनमें रस्सियां बांधी जाती हैं। दो रस्सियां ऐसे बांध दी कि दोनों जगह से बराबर एकदम फोर्स लगे, दो रस्सियां ऐसे बांध दी, बराबर फोर्स लगे, डंडा बीच में सलामत रहता है। रस्सियां क्या करती हैं? उसकी पोजीशन को मेंटेन कर लेती हैं। तो इसी प्रकार से जो गन्ना है ये लंबा है, तो ये लंबा है, कहीं हवा से चटक के टूट ना जाए, इसीलिए इसको भी शादी के तंबू के बंबू की तरह हमने क्या कर दिया है? सपोर्ट कर दिया है कुछ रूट्स से, जो कि इसके लोअर नोड से निकल रही हैं और इसे जमीन से अटैच कर रही हैं। लंबा है रे भाई, लंबा, क्योंकि ये गन्ना इतना लंबा है कि अगर ये पतला लंबा गन्ना हवा के हत्थे चढ़ गया तो टूट जाएगा, किसानों को नुकसान हो जाएगा। तो एक नेचुरल अडेप्टेशन है। तो यहां पर इसको बचाने के लिए क्या है? स्टिल्ट रूट है। स्टिल्ट रूट है। यस, ये क्या है मेरे भाई? यहां पे आप कह सकते हो दिस इज लोअर नोड, सबसे नीचे वाला नोड है ना, दिस इज लोअर नोड। ये क्या है मेरे भाई? ये है आपकी सॉइल, जमीन, और ये क्या है आपका? गन्ना। तो इसे कह सकते हो शुगर केन, करेक्ट, शुगर केन कह सकते हो। तो आपका अगर मैं पहला मॉडिफिकेशन बताऊं रूट का, तो क्या था कि रूट मोटी हो जाएंगी और फूड को स्टोर करने लग पड़ेंगी। जैसे कि आपका टैप रूट मोटी हो रही थी कैरेट और टर्निप में, और एडवेंटिशियस रूट मोटी हो रही थी एस्पेरेगस में और स्वीट पोटैटो में। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो बनियान ट्री में प्रॉप रूट होते हैं, तो हम सब जानते हैं। मेज और शुगर केन में स्टिल्ट रूट पाई जाती हैं, जहां इनके लोअर नोड से कुछ रूट्स निकल करके इन्हें जमीन से जोड़ रही होती हैं फॉर एडिशनल सपोर्ट। नीचे की साइड तो रूट है ही, लेकिन मेरे भाई यहां एडिशनल सपोर्ट के लिए कुछ स्टिल्ट रूट आ रही हैं, तो सपोर्ट करते हैं, राइट। ये तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए, है ना, क्योंकि जनरल बात है, घर की बात है, शादी ब्याह की बात है, घर की बात घर में रह गई। फॉर रेस्पिरेशन, यानी सांस लेने में भी आपका रूट का योगदान है। अब सांस लेने में रूट का योगदान कैसे है? आराम से सुनिए। इन स्वैम्पी एंड मार्शी एरियाज, स्वैम्पी एंड मार्शी क्या होता है? मार्शी एरिया सुना हुआ है? हाँ सर, सुना तो था। मार्शी एरिया सर, मिथेनोजन पाए जा रहे थे यहां पर, है ना। इन मार्शी एरियाज ऑक्सीजन कम थी, कीचड़ वाला इलाका था। तो इन स्वैम्पी और मार्शी एरियाज जहां पे ऑक्सीजन आपकी काफी कम है, जहां पर ऑक्सीजन काफी कम है, वहां पर रूट्स जो है अगर जमीन के अंदर है तो इनको तो ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगी। तो ये रूट्स क्या करती है मेरे भाई? ये रूट्स जो है जमीन का सीना फाड़ करके बाहर आ जाती हैं, सूर्या बन जाती हैं। जमीन का सीना फाड़ कर आएगा वो, 1000 करोड़ का मालिक है सूर्या, फिर भी हमारे बीच में गरीबों की तरह रहता है। सूर्या, मेरा भाई सूर्या यहां पर आ गया। क्या किया इसने? जमीन को फाड़ करके सूर्या जो है बाहर निकल गया। यस,
अब ये रूट नीचे की साइड नहीं बल्कि ऊपर की साइड ग्रो करने लग गई, और इन रूट में छोटे छोटे छेद थे जिनसे कि ये जो रूट है ये हवा अपने अंदर ले जा सकती है ना। ये है मेरे भाई आपकी रूट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर, या इन्हें प्यार से क्या कह सकते हैं, ऐसे रूट जो जमीन के ऊपर आकर के सांस लेने लग जाए, इन्हें कहा जाता है रेस्पिरेटरी रूट्स। रेस्पिरेटरी रूट्स करेक्ट है। यह आपका न्यूमेटोफोर या रेस्पिरेटरी रूट है मेरे भाई। अब ये जो रेस्पिरेटरी रूट है ना, ये कैसी है खुद बताओ, एक बार सोच करके बताओ। क्या ये जमीन के नीचे उग रही है या ऊपर? सर ये जमीन के ऊपर उग रही है, यानी बाकी रूट्स जैसी नहीं है। इट इज नॉट पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, ये तो सूरज की तरफ उग रही है। इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, यानी स्टेम जैसा व्यवहार है इसका। आप इसे कहेंगे पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक या नेगेटिवली जियोट्रॉफिक आप इसे कह सकते हैं। यह है आपका न्यूमेटोफोर या रेस्पिरेटरी रूट मेरे भाई, जो ऊपर की साइड उग रहा है, एंड इसमें छोटे छोटे छेद हैं जिससे कि ये अपनी ऑक्सीजन ले सकता है। ये प्लांट कौन सा है? सर रूट का नाम तो हो गया आपका न्यूमेटोफोर, लेकिन ये प्लांट कौन सा है? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका रेस्पिरेटरी रूट का? राइजोफोरा। राइजोफोरा है ना। क्या फोर दिया सर? राइजोफोरा, बाकी कुछ नहीं फोरा अभी, है ना। तो राइजोफोरा जो है इसमें रेस्पिरेटरी रूट पाई जाएंगी। राइजोफोरा में रेस्पिरेटरी रूट पाई जाएंगी जिन्हें न्यूमेटोफोर कहा गया। उसके अलावा मेरे भाई आपका मेज और शुगर केन में स्टिल्ट रूट पाई जाएंगी। बनियान ट्री में प्रॉप रूट पाई जाएंगी। कैरेट और टर्निप में टैप रूट जो है फूड स्टोर करेंगी। एस्पेरेगस में और स्वीट पोटैटो में एडवेंटिशियस रूट फूड स्टोर करेंगी। इतनी बात चमकिया नहीं, झटपट बताओ, फटफट बताओ मेरे भाई, क्या बात समझ में आ चुकी है? ऐसे इलाके जहां पे ऑक्सीजन कम होती है, जहां पे जमीन के अंदर ऑक्सीजन मिलने की संभावना नहीं है, वहां पर रूट्स को अपने आप को जिंदा रखने के लिए जमीन के ऊपर जो है प्रकट होना पड़ता है और हवा से ही ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। ऐसी रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं? यहां पर न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। एंड किस प्लांट में कॉमनली देखने को मिलती है? राइजोफोरा में देखने को मिलती है। सिंपल सी बात, करेक्ट है मेरे भाई, चमक गई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी वेल डन। आओ भैया इसी बात को जो है हम अपनी पुस्तक में देख लेते हैं। हमने कहा कि मेन फंक्शन जो है रूट का, ये क्या है? मेन फंक्शन है रूट का कि वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे, वो जो है आपके प्लांट को अटैच करे जमीन से, एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी प्लांट हार्मोन जो है ये भी सिंथेसाइज करे और फूड वगैरह को भी स्टोर करे जो लीफ से स्टेम और रूट में आ रहा है। तो मैंने बताया आपकी स्टेम एज वेल एज आपकी रूट दोनों ही फूड स्टोर कर सकती हैं। और मैंने आपको यह भी बताया कि आपकी जो स्टेम है वो भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बना सकती है। तो स्टेम के 2 पॉइंट भी हो गए थे। मॉडिफिकेशन, अगर प्लांट की रूट अपने शेप और स्ट्रक्चर को चेंज करके यानी अपने मॉर्फोलॉजी को चेंज करके मॉडिफाई हो जाए, कोई और काम करने लग जाए एनकरेजमेंट को छोड़ करके या फिर एब्जॉर्प्शन को छोड़ करके, तो इसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई? इसे हम कहेंगे कि ये मॉडिफाई हो गई है। एब्जॉर्प्शन को छोड़ करके, एनकरेजमेंट को छोड़ के कुछ और ही करने लगी। जैसे कि टैप रूट जो है आपकी कैरेट की और टर्निप की, ये फूड स्टोरेज में काम आती है। और एडवेंटिशियस रूट जो है स्वीट पोटैटो की, और अगले डायग्राम में आपको एस्पेरेगस देखने को मिलेगा। यहां पर ये आपकी क्या हो गई मेरे भाई? ये आपकी क्या हो गई? स्टोरेज के लिए रूट मॉडिफिकेशन हो गई। कैरेट और टर्निप में आपकी टैप रूट मॉडिफिकेशन, स्वीट पोटैटो एस्पेरेगस में एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। ये जो एस्पेरेगस का नाम है सिर्फ डायग्राम में है, आपका थ्योरी में नहीं है, इसीलिए इसको अलग से लिखवाया गया था। सपोर्ट के लिए अगर आप देखें तो प्रॉप रूट जो है बनियान ट्री में ऊपर से नीचे की साइड ये जो झूलते हुए स्ट्रक्चर है, इन्हें हमने प्रॉप रूट कहा। शुगर केन और मेज में अगर आप देखें तो आपकी कुछ ऐसी रूट है जो कि लोअर नोड से अराइज होती है, इन्हें स्टिल्ट रूट कहा जाता है। और राइजोफोरा जो प्लांट है, इसमें आपका स्वैम्पी एरियाज में पाए जाने वाला जो प्लांट है, इसकी रूट अपवर्ड ग्रो कर जाती है स्टेम की तरह। इन रूट्स को न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है और ये रेस्पिरेशन में यानी ऑक्सीजन लेने में इस प्लांट की हेल्प कर रहे होते हैं, जो कि यहां दिखाई दिया आपको। एक ऐसा इलाका है जहां ऑक्सीजन पूरी नहीं है जमीन के अंदर, तो ये जो रूट है ये ऊपर की साइड ग्रो कर गई, आपकी स्टेम की तरह ये बन गई पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, नेगेटिवली जियोट्रॉफिक, और इनमें छोटे छोटे छेद यहां पर बने हुए हैं
जिनसे ये ऑक्सीजन जो है एक्सचेंज कर सकती है। यहां तक की बात समझ में आई मेरे भाई? यहां तक की बात समझ में आ गई है? सो वी कैन मूव टुवर्ड्स द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे। इसके बाद हमारी रूट जो है पूरी की पूरी सम्मान पूर्वक खत्म हो जाएगी और फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम मोर टॉपिक्स, है ना। तो ये रीजन ऑफ रूट वाली जो स्लाइड है ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि मैं इसको एकदम नया बनाना चाहता हूं, फ्रेश। ये काली काली स्लाइड तुरूरू तुरूरू पे बनाना चाहता हूं, रीजन्स ऑफ रूट, है ना। क्या इतनी बात समझ में आई? यस, बता दो ना। कौन से कलर की बात समझ में आ गई है बता दो, जिससे कि रीजन ऑफ रूट पे हम लोग बढ़ सके, है ना। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी वेल डन। आइए एक रूट बना देता हूं आपके लिए। ये आपकी रूट का ऊपर वाला पार्ट है, मोटुला पार्ट, ये बीच का पार्ट बनाया, ये निचला पार्ट बनाया, ये सेम दोनों साइड बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिकल डायग्राम, वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। यहां पर ये जो रूट है इसको कवर कर रही है रूट की टोपी, वीपू भाई ओपी, है ना मेरे भाई। यहां पर क्या हो गया, ये जो रूट है इसको कवर कर रही है कौन? रूट की टोपी। इसे हम रूट कैप कहते हैं, कैप को हिंदी में टोपी ही कहते हैं ना। तो ये रूट की टोपी है, इसको हम रूट कैप कहते हैं, ठीक है। यहां पर ये जो रूट की टोपी है ये मेनली किस रीजन को प्रोटेक्ट करती है? इस रीजन को, जहां पे बहुत छोटे छोटे मल्टीपल सेल्स भरे हुए हैं। ये है आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये जो रूट की टिप है यहां हमेशा नए नए सेल्स बनते रहते हैं, सेल्स जो है डिवाइड करते रहते हैं, नए नए सेल्स बनते रहते हैं और ऊपर की साइड सेल्स ऐड होते रहते हैं। तो एक बार अगर सेल बन गए तो ये सेल कैसे हो जाएंगे? लंबे हो जाएंगे। यस गुरुजी, एक बार ये सेल बन गए तो ये सेल लंबे लंबे हो जाते हैं। बढ़िया तरीके से आपको ये सेल्स देखने को मिलते हैं, यहां पर लंबे लंबे सेल्स देखने को मिलते हैं। तो इन लंबे सेल्स की वजह से रूट की लंबाई जो है ये भी बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसको हम कहते हैं क्या? रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी यहां पर जो है आपकी रूट लंबी हो गई है। एंड मेरे भाई इसके बाद ये जो लंबे लंबे सेल हैं ये कोई काम धंधा पकड़ लेते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और एक स्पेसिफिक काम धंधा करने लग पड़ते हैं। ये हो जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब जब आप मैच्योर हो जाते हो तो आपके अंदर भी कुछ परिवर्तन आते हैं, है ना। आर्मपिट हेयर आ जाती हैं, है ना। नीचे रिप्रोडक्टिव एरिया में आपके जो हेयर ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जब रूट भी मैच्योर होती है तो उसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई? उसमें भी रूट हेयर आ जाएंगे। तो कोई आपसे पूछे रूट हेयर कौन से इलाके में पाए जाते हैं रूट के? सर मैच्योरेशन वाले इलाके में, क्योंकि जब हम मैच्योर हुए थे हम में भी तभी दाढ़ी मूंछ आई थी। तो हमारे अंदर भी मैच्योरिटी पे ही ये सारे के सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ये रूट का वो इलाका है जो कि मैच्योर हो चुका है, इसमें आपको रूट हेयर देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इन रीजन्स का नाम लिख दूं, सिर्फ और सिर्फ इन रीजन्स का नाम लिख दूं, तो ये नाम क्या हो जाएगा? गौर से सुनिएगा मेरे भाई। ये जो आपका रीजन है, रीजन तो नहीं कहेंगे इसको, बस प्रोटेक्टिव पार्ट है, इसको हमने कहा रूट कैप। यह आपका पहला रीजन है जिसको हमने कहा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यह है आपका लंबे लंबे सेल कंटेन करने वाला रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन, नाम से ही समझ में आ रहा, इलोंगेशन, लॉन्ग। तू लॉन्ग तेवे लच्ची वाला लॉन्ग नहीं है, ये लॉन्ग मतलब है लंबा। तो ये सेल जो है लंबे लंबे हो रहे हैं तो इससे रूट की भी लेंथ बढ़ती है। ये क्या है आपका? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये क्या है आपका? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन, करेक्ट, करेक्ट है। और ये क्या है आपके प्यारे प्यारे निराले मतवाले रूट के बाल, रूट हेयर्स। ये क्या है आपके? रूट हेयर्स। इतनी ही बात हमने पढ़ी है अभी तक। इतनी चीजों के हमने क्या कर लिए? यहां पर नाम नोट कर लिए। कोई पंगा, कोई टेंशन यहां तक नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ यार, काफी लोगों को ना ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, तो मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं कि मैं आपके सामने इलेबोरेट करूं। आराम से सुना। मैं कह रहा हूं ये है आप, है ना। वैसे बहुत ज्यादा स्मार्ट बना दिया है मैंने आपको, कोई बात नहीं। ये है आप। मैं कह रहा हूं कि जमीन के रेफरेंस में मुझे बताइए
कि जमीन के ज्यादा पास क्या है, आपका पैर या आपकी खोपड़ी? जमीन के रेफरेंस में बताइए, देखो मैं रेफरेंस बहुत क्लियर कर रहा हूं, जमीन के कंपैरिजन में बताइए, जमीन के रेफरेंस में बताइए कि आपके पैर ज्यादा पास है जमीन से या आपका खोपड़ा? सर पैर ज्यादा पास है, तो अगर मैं जमीन के रेफरेंस में देखूं तो आपके पैर क्या हो गए, प्रॉक्सिमल टू जमीन। P फॉर प्रॉक्सिमल, P फॉर पास, जमीन के पास तो जमीन के प्रॉक्सिमल, और खोपड़ी क्या हो गई, दूर, तो इट इज डिस्टल टू जमीन। D फॉर डिस्टल, D फॉर दूर, इट इज डिस्टल टू जमीन। तो अगर मैं जमीन के रेफरेंस में देखूं तो आपके पैर जमीन के पास हैं, तो कौन सा पार्ट प्रॉक्सिमल है मेरा जमीन के? अगर मैं अभी जमीन पे खड़ा हूं तो मेरा कौन सा पार्ट प्रॉक्सिमल है? सर आपका जो खोपड़ा है, आपका जो सर है, ये जमीन से दूर है। डी फॉर दूर, आपका सर जो है ये डी फॉर डिस्टल है, और पैर जमीन पे लगे हुए हैं, पैर जमीन के पास है। पी फॉर पास, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पैर जमीन के प्रॉक्सिमल है। अगर मैं सेम कंसेप्ट यहां पर लगा दूं, मैं कहूं कि एक प्लांट से, पूरा प्लांट है, ये वाला पार्ट उस प्लांट के पास होगा या ये वाला पार्ट उस प्लांट के पास होगा? एक पेड़ है, ये पेड़ है, टॉय टॉय टॉय, ये जो रूट कैप है ये यहां है, ये जो आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन है यहां है। बताओ कौन सा पार्ट प्लांट के पास है? ये वाला पास है, ये वाला तो सबसे एंड पे पाया जा रहा है, ये वाला दूर है, ये वाला दूर है। तो मेरे भाई अगर आपसे मैं बोलूं कि पास वाला पार्ट कौन सा है, प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा है? सर ऊपर वाला। और डिस्टल पार्ट कौन सा है, दूर वाला पार्ट कौन सा है प्लांट से सबसे नीचे? मेरे भाई कैप वाला। तो आप क्या कहेंगे कि दिस इज प्रॉक्सिमल रीजन, नीचे वाला डिस्टल रीजन। तो आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आप प्रॉक्सिमल टू डिस्टल आ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो आप प्रॉक्सिमल टू डिस्टल आ रहे हैं, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल पार्ट पे आ रहे हैं, है ना? आए, कमर टूट गई। क्या कर दिया है भाई? हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल हम आ रहे हैं, पास वाले पार्ट से दूर वाले पार्ट पर हम आ रहे हैं। ये प्रॉक्सिमल डिस्टल का खेल जो है ये समझ में आ जाना चाहिए आपको बढ़िया तरीके से। P फॉर प्रॉक्सिमल, तो आप कह सकते हैं P फॉर पास, है ना? पास किसके? प्लांट की बॉडी के पास। एंड D फॉर डिस्टल, नीचे आते जा रहे हो तो डिस्टल की तरफ आ रहे हो ना, तो आप कह रहेंगे दूर। कंफ्यूजन अगर आपको हटानी है तो आप इसको लिख सकते हैं डिस्टल मोस्ट पार्ट, डिस्टल मोस्ट पार्ट। ऊपर वाला हो जाएगा प्रॉक्सिमल मोस्ट पार्ट। ये आपको समझ में आना चाहिए। इतनी बातें चमक उठी हैं मेरे भाई, इतनी बातें चमक उठी हैं मेरे दोस्त, झटपट बताओ, फटफट बताओ। यस, ऑल सेट, ऑल क्लियर, फटाफट बताइए। बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत जनरल जनरल बातें हैं। यस, आओ भैया, अब हम एक एक करके इन सारे के सारे पार्ट्स का बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। आराम से सुनिए। मेरे पास है ये रूट कैप। अब इस रूट कैप को मैं थंब जैसा स्ट्रक्चर बना के रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसे कहा जाता है एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। ये जो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, सबसे पहली बात तो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन के सेल्स को कवर करता है, यानी आप कह सकते हैं ओवरऑल ये रूट की टिप को कवर करता है। ठीक है, ये रूट की टिप को अगर कवर कर रहा है तो इसका पहला काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और दूसरा इसका काम है सॉइल में रास्ता बनाना। मेरे भाई अगर आपके मेन सेल हैं ये किसी पत्थर से टकरा गए, किसी बहुत कठोर चीज से टकरा गए, तो इनका लॉस हो जाएगा। ये जो टोपी है ये अगर कहीं टकरा गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेन सेल्स अभी भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो ये क्या करता है, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है तो रूट भी नीचे की साइड जाती जाती है, जमीन में धंसती चली जाती है। तो जमीन में जाने के लिए रास्ता बनाने का काम किसका है? इस थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर का है, जिसे हम क्या कहते हैं? रूट कैप। तो प्रोटेक्शन भी देता है और ये रास्ता भी बनाता है रूट के ग्रो होने के लिए। तो इसके दो काम क्या है? ये जो रूट कैप है, इट इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स, that protects meristematic cells। करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुजी। एंड सेकेंडली इट मेक्स वे फॉर रूट इन द सॉइल। जमीन में जाने के लिए, रूट के लिए रास्ता कौन बनाता है?
ये लीडर की तरह काम करता है, ये रास्ता बनाता है, इसे रूट कैप कहा गया। ठीक है, अब हम अगले रीजन के बारे में बात करते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। नाम में घुस जाओ, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहां पर पाए जाएंगे, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम पता है क्या होता है? निरंतर डिवाइड करते रहना, नए नए सेल्स बनाते रहना। तो प्लांट जो है, इसकी रूट की टिप पे और इसकी शूट की टिप पे रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स निरंतर डिवाइड करेंगे जब तक प्लांट की डेथ नहीं हो जाती, और वो शूट की लंबाई बढ़ाते रहेंगे, और रूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स निरंतर डिवाइड करते रहेंगे और रूट की लंबाई थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाते रहेंगे। यानी रूट के सारे सेल्स बनाने का जिम्मा इस छोटे से पार्ट पे है। तो आप मेरे भाई क्या चाहोगे कि यहां पर बहुत सारे सेल्स हो या बहुत कम सेल्स हो? आप क्या चाहोगे? समझ लो मेरे भाई, मुझे बोला जाए कि मेरे पास इतना बड़ा डब्बा है, इसमें जितने पैसे भरने हैं भर लो, फ्री का पैसा है, आपके सामने पड़ा हुआ है, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। किसी ने आपको कह दिया, कोई दानवीर करण आया, उसने आपको बोल दिया कि भाई जितने पैसे ले जाने हैं, यार मैं मोह माया से तंग आ चुका हूं, मैं तो बाबा बनने जा रहा हूं, और सच का बाबा बनने जा रहा हूं, है ना, मैं तो पहाड़ी वहाड़ी पे मैं सब मोह माया त्याग रहा हूं, तुम ले लो, है ना। तो उसने कहा हाँ इतने ही डिब्बे में नोट भर सकते हो। तो अब आप क्या करोगे? अब आप सिक्के तो भरोगे नहीं, वहां सब कुछ पड़ा हुआ है, 10 की गड्डी भी है, 20 की गड्डी भी है, 500 की गड्डी भी है ना, सोने की गिन्नियां भी हैं। तो अब आप क्या करोगे मेरे भाई? अब मेरे भाई आप चाहोगे कि इस छोटे से इलाके में आप जितना माल भर सकते हो भर लो। सिमिलरली अब ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी तो काफी छोटा है, लेकिन इसमें आप जितने सेल भर लोगे उतना ही आपके लिए बेटर है। जितने सेल्स यहां पर डिवाइड करने वाले आपके पास होंगे, उतना ही बढ़िया प्लांट की ग्रोथ हो पाएगी। तो यहां पर आप क्या करोगे भैया? सोने, जवाहरात, अशरफियां, हीरे, मोती, ये सब भरोगे। आपका ध्यान जो है 10-20 की गड्डियों पे, सिक्कों पे, चिल्लरों पे जाएगा ही नहीं। तो जब छोटे इलाके में बहुत ज्यादा माल मसाला भरना हो, तो यहां पर आपको छोटे से इलाके में छोटे छोटे सेल्स ही चाहिए होते हैं। तो यहां स्मॉल सेल्स पाए जाते हैं। स्मॉल सेल्स हैं जो लगातार डिवाइड करते हैं, यानी इनकी एक्टिविटी है भरपूर। अगर इनकी एक्टिविटी है भरपूर तो इन्हें खाने पीने का मटेरियल भी चाहिए, यानी इनका प्रोटोप्लाज्म कैसा होगा? डेंस होगा। प्रोटोप्लाज्म जो है ये कैसा होगा मेरे भाई? डेंस होगा। खाने पीने का मटेरियल जो है इन सेल्स के अंदर भरा रहेगा। और जब ये डिवाइड करेंगे तो इन्हें अपने आस पड़ोसी सेल्स की मदद भी चाहिए होगी, तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस भी ज्यादा होंगे। प्लांट्स के आस पड़ोस के सेल्स भी एक दूसरे की मदद करेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस ज्यादा होंगे। अगर सेल्स को झटपट डिवाइड करना है, फटफट डिवाइड करना है, तो इनकी सेल वॉल कैसी होनी चाहिए? पतली या मोटी? सर सेल वॉल अगर मोटी हो गई, रिजिड हो गई, तो सेल ठीक से डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। सेल वॉल कैसी होनी चाहिए? पतली होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। ये बात हमें पता है मेरे भाई। तो ये लगातार डिवाइड करने वाले सेल हैं, तो छोटे छोटे सेल हैं, फटाफट डिवाइड कर जाएंगे। न्यूक्लियस जो है इनका बहुत ही एक्टिव रहता है, लगातार डिवीजन करवाता रहता है, एक्टिव न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन यानी आस पड़ोसियों की मदद लग सकती है। एनर्जी इनको भरपूर चाहिए। सेल वॉल इनको पतली चाहिए जिससे कि फुचुक करके सेल फटाफट डिवाइड हो जाए। कच्ची सेल वॉल इनको चाहिए। पक्की अंबुजा सीमेंट की सेल वॉल अगर आ गई तो सेल को डिवाइड करने में दिक्कत होगी। हम चाहते हैं लगातार डिवाइड करें, तो यहां पर आपकी कच्ची सी पतली सी सेल वॉल हमने लगाई है। अब यहां नए नए सेल्स बनते गए, ऊपर ऐड होते गए। जब मेरे भाई ये ऊपर ऐड हो जाएंगे तो ये चले जाएंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन में, और नाम ही है रीजन ऑफ इलोंगेशन। नाम है रीजन ऑफ इलोंगेशन। लॉन्ग शब्द यहां आ रहा है, इसका मतलब रूट की लेंथ बढ़ेगी। रूट की लंबाई बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान है रीजन ऑफ इलोंगेशन का। और मैंने बताया था कि प्लांट का जो सेल है इसमें 90% वॉल्यूम इसकी वैक्यूल घेर के बैठ सकती है। तो मेरे भाई अगर सेल लंबा हो रहा है, अगर सेल लंबा हो रहा है तो इसके अंदर का वैक्यूल भी तो लंबा हो जाएगा, 90% के आसपास एरिया घेरेगा, तो लेंथ बढ़ेगी, तो वैक्यूल की लेंथ भी बढ़ेगी, वैक्यूलेशन भी आपकी बढ़ जाएगी, है ना। तो ओवरऑल जो है आपके प्लांट की रूट की लेंथ यहां पर बढ़ जाती है और सेल वॉल थोड़ी मोटी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे चल के जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, यहां सेल वॉल आपका मॉडिफाई हो जाती है, अच्छे से मोटी सेल वॉल यहां पर लग जाती है ना। एज वेल एज ये जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, यहां पर जो भी नए नए सेल बने हैं, पहले वो सेल बने, लंबे हुए और आगे चल के मैच्योर हो जाएंगे। सो द न्यू सेल्स डिफरेंशिएट्स and do specific tasks
ये जो नए नए सेल्स बने हैं इनको अलग अलग काम दे दिए जाएंगे, कोई जाइलम बन गया, कोई फ्लोएम बन गया, कोई स्टोरेज का सेल बन गया, सबको अपने अलग अलग काम दे दिए, यानी इन सबको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंट कर दिया। सारे सेल्स जब बनते हैं रूट में तो एक जैसे होते हैं पहले, बाद में वो चेंज हो जाते हैं, अपना अपना काम धंधा पकड़ लेते हैं। रूट हेयर जो है ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में पाए जाते हैं, और रूट हेयर जो है इनका काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ा देना। तो अगर ये सरफेस एरिया बढ़ा देंगे मेरे भाई तो जाहिर सी बात है आपका वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन यहीं पर हो पाएगी, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन यहां पर हो पाएगी। तो आप वाटर एंड मिनरल को प्लांट में एब्जॉर्ब होते हुए देखेंगे, कहां, रीजन ऑफ मैचुरेशन वाले इलाके में, जहां पर आपको रूट हेयर देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने आपको मोटी मोटी 3-4 चीजें बताई। ये सेम टॉपिक आप पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में भी। यहां पर हमने देखा कि एक रूट जो है इसके 3 मेन रीजन है। पहला रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, नाम है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी ये सारे के सारे सेल डिवाइड करेंगे, यानी ये छोटे छोटे होंगे, बिकॉज इस छोटे से इलाके में काफी सारे सेल्स हमें रखने थे तो इनका साइज बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। छोटे छोटे सेल्स हैं, पतली पतली इनकी वॉल है, खूब सारा इन पे खाने का मटेरियल है, क्योंकि इन्हें कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहना है तो इन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जब ये नए नए सेल्स बनाते हैं डिवाइड करके तो नए वाले सेल्स जो हैं ऊपर चले जाते हैं और इनकी लंबाई बढ़ जाती है, रीजन ऑफ इलोंगेशन में पहुंच जाते हैं, और इनमें वैक्यूल भी लंबा सा हो जाता है, सेल वॉल थोड़ी सी मोटी हो जाती है। आगे चल के जो लंबे लंबे सेल हैं अपने अपने कामों को चुन लेते हैं कि भैया मैं जाइलम बनूंगा, मैं फ्लोएम बनूंगा, मैं स्टोरेज का सेल बनूंगा, मैं प्रोटेक्शन का सेल बनूंगा, कुछ कुछ बन जाते हैं, यानी डिफरेंशिएट हो जाते हैं। और जैसे सेल बनेंगे उसी हिसाब का इनका स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। किसी को जाइलम बनना है भैया वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, किसी को वेसल बनना है, ट्रैकिड बनना है, तो उनकी शक्ल पाइप जैसी हो जाएगी। किसी को स्टोरेज का सेल बनना है तो वो गोल मटोल मोटुल्ला सा हो जाएगा स्टोरेज के लिए। तो अलग अलग सेल्स जो है इनके शेप साइज चेंज हो जाएंगे, या फाइनली क्या हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे, रीजन ऑफ मैचुरेशन में अपना अपना काम करने लगेंगे आकर के। और इसी रीजन में आपको रूट हेयर देखने को मिले जिनसे सरफेस एरिया बढ़ता है, तो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन भी इसी इलाके में रीजन ऑफ मैचुरेशन में होता है। ये वाला पार्ट जो है मेरे भाई आपका प्लांट के सबसे दूर है, सबसे टिप पे पाया जा रहा है, तो इट इज द डिस्टल मोस्ट पार्ट। और ये जो है इस पूरे स्ट्रक्चर का सबसे प्रॉक्सिमल मोस्ट पार्ट है, प्लांट के थोड़ा पास है। तो प्रॉक्सिमल से डिस्टल की तरफ आप आते जा रहे हैं। यह बात चमकिया नहीं, फटाफट बता दो मेरे भाई। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? 3-4 क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं और फिर आपकी छुट्टी कर दी जाएगी ऑन टाइम। आई गेस हमारे पास कुछ 7-8 मिनट का टाइम है। हाँ 8 मिनट का टाइम है, 8 मिनट में आपको फ्री कर देंगे, एकदम ऑन टाइम आपको फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। छोटा सा टॉपिक है, देखो यह आपकी रूट कैप थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या करती है, आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स को प्रोटेक्ट करती है और आपकी रूट को सॉइल में जाने के लिए जगह बना करके देती है। यह रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहां पर सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होगा, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन जहां पर आपकी रूट की लेंथ बढ़ती है, और रीजन ऑफ मैचुरेशन जहां सेल्स अपना अपना काम करने लग जाते हैं, डिफरेंशिएट या मैच्योर हो जाते हैं। और मेरे भाई यहां रूट हेयर भी पाए जाते हैं फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। तो रूट जो है इसको कवर कौन करता है, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है रूट कैप। ये आपके मेरिस्टेमेटिक सेल को प्रोटेक्ट भी करता है और सॉइल में रूट के घुसने के लिए रास्ता यानी वे भी बनाता है। इसके बाद मेरिस्टेमेटिक सेल का रीजन आता है जिसके सेल काफी छोटे छोटे हैं, थिन वॉल्ड यहां पर सेल्स हैं, यानी सेल वॉल पतली है जिससे लगातार डिवाइड कर सके, और डेंस प्रोटोप्लाज्म है, यानी खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है, खूब सारी खाने पीने की चीजें इनके पास है। उसके बाद है रीजन ऑफ इलोंगेशन, नाम में ही लॉन्ग है, यानी कि यहां पर सेल्स आपके लार्ज हो जाएंगे और आपके रूट की लेंथ बढ़ जाएगी। उसके बाद है आपका रीजन ऑफ मैचुरेशन जहां अलग अलग जो सेल्स बने थे ये डिफरेंशिएट और मैच्योर हो जाएंगे, अपना अपना काम करने लगेंगे, है ना। तो यहां पर आपका इसी रीजन में पाए जाते हैं थ्रेड लाइक आपके रूट हेयर्स जो कि आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल में हेल्प करते हैं। और ये पतले पतले एपिडर्मल सेल्स हैं, यानी कि सरफेस से निकलने वाले सेल्स हैं, इन्हें एपिडर्मल सेल्स भी कहा जाता है। तो रूट हेयर के बारे में आप ये लाइन चाहे तो लिख भी सकते हैं, है ना। ये जो रूट हेयर है दे आर एपिडर्मल सेल्स। एपी मतलब सबसे बाहर वाली लेयर एंड डर्मा मींस लेयर, एपी मतलब बाहर वाली, सो दे आर एपिडर्मल सेल्स। ये बात आप पढ़ेंगे, इतनी कोई बहुत खतरनाक बात नहीं है, पर फिर भी अगर यहां लिखा है एनसीईआरटी में तो लिख लीजिए। मतलब आपके ये रूट है अगर, तो रूट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है इसे एपिडर्मिस कहा। इस एपिडर्मिस की ही एक्सटेंशन से क्या बन जाते हैं, ये पतले पतले रूट हेयर बन जाते हैं
ऐसा कहने का प्रयास एनसीईआरटी में किया है। ये सारी बातें हम लोग डिटेल में जानेंगे, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। सवाल देख लेते हैं क्या क्या बनाया जा सकता है। रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है पर फिर भी मार्क कर दो भाई, अब आ ही गया है सामने तो मार्क कर दो। रूट हेयर जो है ये आपके कहां से ओरिजिनेट होते हैं भाई? आप में हेयर्स की ग्रोथ अचानक से बढ़ जाती है जब आप मैच्योर हो जाते हैं, है ना। आपके एक्सियल हेयर बढ़ जाते हैं, है ना, फेशियल हेयर बढ़ जाते हैं, प्यूबिक हेयर बढ़ जाते हैं, राइट, रिप्रोडक्टिव एरिना में। तो अल्टीमेटली यहां रीजन ऑफ मैच्योरेशन जो है यहां रूट हेयर बनेंगे, रीजन ऑफ इलोंगेशन में नहीं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिव में नहीं, रूट कैप में नहीं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आए, पोल ही नहीं लगाया, अरे कोई बात नहीं, उत्तर हो जाएगा ए, है ना। पोल ही नहीं लगाया अभी तो कोई बात नहीं, पोल लाया कि सवाल था भी नहीं। यह भी बहुत आसान है, सिर्फ नाम में घुस जाओ, खोपड़ी पे लगा करके नूरानी तेल, जिससे कि आपको आसानी से जवाब मिल जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ? लंबाई कौन बढ़ाएगा रूट की, कौन सा है वो रीजन? रूट कैप, इसका काम तो प्रोटेक्शन में था, एज वेल एज ये आपके रूट को रास्ता दिखाती है कि जमीन में जाना कहां है, लीडर के तरीके से काम करती है। मैच्योरेशन वाला जो इलाका था यहां सेल अपने अपने काम करने लग पड़े थे, एज वेल एज यहां पर रूट हेयर पाए जा रहे थे। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जो सेल है इनका काम है सिर्फ डिवाइड करना, और रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये जो है आपके रूट को लॉन्ग कर देंगे, लंबा कर देंगे। तो मेरे भाई लंबा करने का जो काम है, रूट को लेंथ बढ़ाने का जो काम है, एनलार्जमेंट करने का जो काम है, ये कौन करेगा? ये करेगा आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन। नाम में ही उत्तर है, छुपा हुआ था, हमने ढूंढ करके निकाल दिया है। तो मेरे भाई उत्तर हो जाता है बी। लगभग 80% लोगों ने किया है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का लेंथ से क्या लेना देना है मेरे भाई? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में छोटे छोटे सेल थे, अगर एक छोटा सेल दो सेल बनाएगा तो दोनों छोटे छोटे ही बनेंगे, खुद जैसे ही तो सेल्स बनाएगा ना यार। एक सेल जब दो सेल बनाता है तो छोटे छोटे सेल्स ही बनाएगा। अब यहां पूछा है कि भैया लेंथ कौन बढ़ाता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। ब्लंडर ओपी एक बार इन द चैट प्लीज, क्योंकि ये गलती वाला सवाल था नहीं। अगर सवाल गलती वाला होता है तो मान लिया जाता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, और ये गलती वाला सवाल था ही नहीं। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ रूट जोन स्टार्टिंग फ्रॉम रूट टिप? रूट टिप से ऊपर की साइड बताओ मेरे भाई, एक सीक्वेंस में। रूट टिप से, रूट टिप यानी सबसे नीचे वाले पार्ट से, सबसे नीचे थी रूट कैप, सबसे नीचे थी रूट कैप, सबसे नीचे थी रूट कैप। रूट कैप के बाद जोन ऑफ सेल डिवीजन यानी जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, एक ही बात है। फिर जोन ऑफ सेल इलोंगेशन, जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन नहीं, एंड देन जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन। आंसर क्या आ जाता है मिस्टर? ए आ जाता है। आसानी से मार्क कर सकते हो भाई। सबसे नीचे थी रूट कैप, उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक जोन, जिसे जोन ऑफ सेल डिवीजन कहा क्योंकि सेल डिवीजन होता है, उसके ऊपर जोन ऑफ इलोंगेशन, तो जोन ऑफ लेंथ इंक्रीज बोल दिया, उसके ऊपर जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो सारी की सारी चीजें आपको बता रखी थी, सेम उसी सीक्वेंस में आपसे सवाल पूछ लिया गया है, तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं। इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लगभग 91% लोगों ने सही कर दिया है। अब ये वाला सवाल जो है इसको बहुत देखने की जरूरत नहीं है। द स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिव रूट्स कमिंग फ्रॉम द लोअर नोड्स, इनको क्या कहा जाता है? स्टिल्ट रूट। भाई प्रॉप रूट पाई जा रही थी बनियान ट्री में, न्यूमेटोफोर पाए जा रहे थे राइजोफोरा में। इसके अलावा एडवेंटिशियस रूट कहां कहां पाई जा रही थी? मॉन्स्टेरा में, ग्रासेस में, बनियान ट्री में। एंड इसके अलावा एडवेंटिशियस रूट अगर आप पूछे फूड स्टोरेज के लिए कहां पाई जा रही थी? एस्पेरेगस और स्वीट पोटैटो में। स्टिल्ट रूट जो है ये आपकी मेज और शुगर केन में पाई जा रही थी। इसको आप छोड़ दीजिए। अगला सवाल जो है इसको आप कर लीजिए। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा देखना पड़ेगा। Which of the following statement is correct with respect to the figure given below? कौन सी बात सत्य है? सच्ची बात का पता लगाओ, अच्छी बात का पता लगाओ। ए बी सी दे रखा है। ए में बाल है यानी कि आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, फिर इलोंगेशन, फिर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रूट कैप का यहां पे जिक्र नहीं है। ए ऑप्शन में बोला है पार्ट बी मेनली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं करेगा क्योंकि यहां रूट हेयर नहीं होते। The cells of A region are very small. A region are very small. C region के सेल्स बहुत स्मॉल हैं क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक हैं, बहुत छोटी जगह में बहुत ज्यादा सेल्स रखने हैं, so they are very small. Cells in B region are responsible for the growth of root length. Cells of region B elongation है तो ये root length बढ़ाएंगे, सही बात है। Proximal to C region is called as the region of maturation. Proximal to C region, proximal मतलब प्लांट के पास यानी ऊपर की साइड, नीचे दूर, डिस्टल। प्रॉक्सिमल पूछा है, ये जो रीजन है ये आपका मैच्योरेशन रीजन कहलाता है? नहीं भाई, ये इलोंगेशन रीजन कहलाता है। तो ये भी गलत हो गया, यानी बात हो जाती है आपकी यहां पर सारी की सारी डिकोड। उत्तर हो जाता है हमारा मिस्टर चूरा बच्चन। प्रॉक्सिमल मतलब प्लांट की बॉडी के पास,
तो सबसे प्लांट के पास कौन है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन, फिर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सबसे दूर यानी सबसे डिस्टल है आपकी रूट कैप, है ना। तो ये आपका आंसर निकल करके आ जाता है। उत्तर हो गया है मिस्टर सी। 90% लोगों ने उड़ा दिया है मेरे भाई, चकमा दे दिया है इस क्वेश्चन को। आ जाओ, ये सवाल भी कर लो, 1 मिनट का टाइम दे देते हैं क्योंकि मैंने देखा नहीं है अभी, है ना। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एबीसीडी। गंदी बात का पता लगाना है, गंदी बात का पता लगाना है। पहला बोला है टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वॉलन टू स्टोर फूड। हाँ भैया, टैप रूट कैरेट टर्निप की और एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो की और एस्पेरेगस की फूड स्टोर कर सकते हैं, तो ये आपकी सही बात है, हमें गलत पता लगानी है। न्यूमेटोफोर हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। न्यूमेटोफोर को रेस्पिरेटरी रूट भी कहा जाता है, सही बात है। न्यूमेटोफोर इज फाउंड इन द प्लांट दैट ग्रो इन सैंडी सॉइल। इन सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में रेत में पाए जाते हैं? नहीं मेरे भाई, कीचड़ में पाए जाते हैं, है ना। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। और देख लेते हैं, ए बी सी आर अंडरग्राउंड रूट्स बट डी ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड। ये ऊपर आपका है, बाकी सारी रूट्स नॉर्मली नीचे होती हैं। ये जो आपका राइजोफोरा की न्यूमेटोफोर्स हैं, दे आर एक्सेप्शनल रूट्स। तो ये बात भी करेक्ट है, उत्तर हो जाता है हमारा अगेन मिस्टर सी, यानी सी वाली बात जो है अगेन हो जाती है एक गंदी बात। ये हम लोगों ने कर ली गंदी बात, गंदी 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 बात, है ना। सी हो जाएगा हमारा आंसर। इतनी बातें पढ़ करके हम करा देते हैं आपकी छुट्टी। अब जो है आप चिल मार सकते हो, है ना। घर के बाहर मत निकल जाना कोई चील ढूंढने की, चील मारेंगे गुरुजी ने कहा था। अरे मेरे भाई, ऐसा नहीं करना होता है, हर बात को सीरियस नहीं लेंगे, है ना। 85%, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस सवाल में इतना बनता था। तौसीक, तौशीत, अश्मीत, अरे हैं क्या बात है यार, ये तो राइमिंग। तौसीक, तौशीत, अश्मीत, आदित्य, ओए राहुल, सिद्धांत, सर, मैं, ओए हिमाद्री, ध्रुव, प्रियांशु, वाह। क्या भाई, ये कौन हो भाई तुम लोग, कौन कौन हो, कितने सारे हो और क्यों हो, है ना। बहुत अच्छी बात है, अब तुम टॉपर हो तो तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन वेरी वेल डन। अब देखो देखो भाई, बोरिंग तो है मॉर्फोलॉजी। आई ट्राई टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग बाय गिविंग रियल लाइफ एग्जांपल, थोड़ी थोड़ी बकैती बीच में, ट्रिगर इधर उधर प्लगइन्स, बट हाँ, ये पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा। आप देखो, आज आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि हमने कुछ बहुत खतरनाक कर दिया है। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, पर हैं बहुत सारी, स्कैटर्ड है। जोड़ जाड़ के पढ़ेंगे, संभल संभल के पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे, यही हमारा मोटो है, यही हमारा मंत्र है। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। अब आपके लिए एक खुशी और एक दुख की बात है। दुख की बात यह है कि इस सैटरडे हो सकता है हमारी लाइव क्लास ना हो। खुशी की बात यह है कि हो सकता है हमारी रिकॉर्डेड क्लास हो, क्योंकि 2 महीनों के पश्चात मैं अपने घर जा रहा हूं झाड़ू पोछा मारने, क्योंकि हमारे घर में बहुत बारिश हो चुकी है, बारिश का पानी भर जाता है। तो मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और चिकलेंद्र बाहुबली जो है घर पे पहुंचते हैं और झाड़ू पोछा सफाई वफाई जो है करते हैं। एक रेगुलर रूटीन है। तो अभी जो है हमारे पास एक लॉन्ग वीकेंड है, 15, 16, 17 तारीख। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। 15 की छुट्टी है आपकी, 16 को आपको एक छोटा सा स्टेम का रिकॉर्डेड लेक्चर दे डालूं, जिससे आपकी पढ़ाई भी ना रुके और वो टॉपिक है भी थ्योरेटिकल, तो 1 घंटे में आपका कवर भी हो जाएगा। आप भी खुश, मैं भी खुश। ऑलराइट, तो आपको मिलेंगे अब हम सीधा अगले सोमवार। आपको देश की आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने देश से प्यार करते रहो और कोशिश करो कि ये जो देश है इसको हमें कुछ देना है, कुछ वैल्यू जो है हमें बिल्ड करनी है, लोगों की सहायता करनी है। अगर भगवान ने आपको सक्षम बनाया है तो आप उस सक्षमता का इस्तेमाल करें और लोगों की भलाई करें और उस लायक बने कि अपनी अंदर की शक्तियों को पहचाने और भलाई करने योग्य बने, है ना। फ्री का खाना ना खाएं, राइट, आराम से बैठ करके पढ़ाई करें। और भी कोई टैलेंट है तो उसको भी जागृत करें, उस पर भी काम करें। अगर पढ़ाई के अलावा कुछ और आपको आता है तो वो भी करिए, है ना। अगर कुछ नहीं आता है तो प्लीज मेक श्योर कि पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करें, बिकॉज ये कलम जो है ये हमारी जिंदगी बदल सकती है। ये कलम ही हमें कलाम बना सकती है। तो इस कलम को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है एंड वी हैव टू डू समथिंग बेटर फॉर द मैनकाइंड। तो सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और पढ़ाई करते रहो, मौज मस्ती काटते रहो। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में ऑन नेक्स्ट मंडे, जहां पर हम लीफ की डिस्कशन करेंगे। स्टेम का डिस्कशन मैं आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा, 1-1.25 घंटे का लेक्चर होगा। प्लीज मेक श्योर टू वॉच इट ऑन 1.5x और 1.75x, क्योंकि अधिकतर स्टेम के पॉइंट यहां पर आपके क्लियर हो चुके हैं। क्योंकि मेरे भाई, मैंने ये डायग्राम टाइम पास के लिए नहीं बनवाया है। ये डायग्राम जब मैंने बनवाया है तो यहां पे अगर आप देखें तो स्टेम की कुछ बातें मैंने लिखवा दी हैं। स्टेम में नोड होते हैं, 2 नोड के बीच के स्पेस को इंटरनोड कहते हैं। ये जो नोड है इनसे पत्ती निकलती है। पत्ती की एक्सिल पे एक्सिलरी बड होता है, टिप पे टर्मिनल या एपिकल बड होता है।
ये जो पत्ती है ये आपकी एक्रोपेटल सक्सेशन शो करती है। फ्लैट एक्सपेंडेड ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है। जब स्टेम यंग होती है तो आपकी ग्रीन होती है, लेट होती है तो डार्क ब्राउन वुडी होती है। ऑलरेडी देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर कवर्ड। फिर जब मैं फंक्शन ऑफ स्टेम की बात करूंगा तो मैं आपको इस स्लाइड के बारे में याद दिलाऊंगा कि मेरे भाई शूट की टिप जो है इस पे भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बन सकते हैं, तो प्लांट हार्मोन बनाना भी स्टेम का एक रोल है। मेरे भाई जब पत्तियां खाना बनाती हैं तो स्टेम और रूट दोनों को दे देती हैं, तो रूट भी स्टोर कर सकती है खाना, तो स्टेम कोई पीछे थोड़ी रहेगी, वो भी स्टोर करेगी। तो अल्टीमेटली ये जो एक तरीका है इंफॉर्मेशन के फ्लो को बरकरार रखने का, ये बहुत सॉलिड है अपना। मैं ऑलरेडी आपको एक टॉपिक में ऑलरेडी दूसरे टॉपिक के बारे में कई बातें बता देता हूं जिससे आपको अगला टॉपिक आसान लगे और यहां पे भी बर्डन ना महसूस हो आपको। तो जब स्टेम पढ़ोगे हलवा लगेगा, लीफ पढ़ोगे हलवा लगेगा, क्योंकि अधिकतर पॉइंट यहीं पर क्या हो चुके हैं, आपके डिकोड हो चुके हैं। यस, तो टेंशन नहीं लेनी है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, बहुत पसंद आया होगा लेक्चर। और करते हैं भाई वार्तालाप, बड़ी बातचीत आने वाले सेशंस में। बस यहां पर आपको जो एग्जांपल्स हैं वो याद करते रहना है साथ साथ। आई एम ऑल्सो मेकिंग अ शीट, साथ साथ ही जिस दिन लेक्चर होता जाएगा उस दिन हम लोग शीट बनाते रहेंगे। एंड सारे एग्जांपल्स की शीट जिस दिन हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा आई विल प्रोवाइड यू, आप उस शीट को अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑल राइट। इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत। मुलाकात होगी बहुत जल्द, अपना ख्याल रखो। आई विल मिस यू बट आई विल कैच यू ऑन मंडे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज्यादा प्यार, बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। पढ़ाई करते रहिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद, शुक्रिया, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय।